वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, एग्जाम प्रिपरेशन में एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम लोग मॉक टेस्ट नंबर 5 सॉल्व करने वाले हैं, जो कि रिव्यू ऑफिसर और असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर के प्रीलिम्स एग्जाम के लिए है। अभी री एग्जाम होना है, उसी का आपका ये पेपर डिज़ाइन किया गया है। इससे पहले 4 मॉक टेस्ट आप सॉल्व कर चुके हैं। हिंदी का अलग कराया गया है और जीएस का अलग कराया गया है, क्योंकि वीडियो की लेंथ बहुत ज़्यादा हो जा रही थी। तो आप लोगों के कहने पर मैंने दोनों वीडियोस अलग अलग कर दिए। प्लेलिस्ट में क्लासेस ऐड हैं, आप देख सकते हैं। अगर न्यू हैं इस चैनल पर तो डेली रात को 9 बजे मॉक टेस्ट आ रहे हैं, और इसके साथ में जो क्लासेस होती हैं दोपहर 1 बजे और रात को 9 बजे चल रही हैं। शॉर्ट्स में भी कुछ क्वेश्चंस आपके डेली कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स कराए जाते हैं। इसके साथ ही जो बच्चे अभी भी समय रहते टेस्ट सीरीज या फिर इनकी पीडीएफ परचेज करना चाहते हैं, आप जैसे आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, इससे आपको एक आइडिया लग गया होगा कि आपकी प्रिपरेशन किस लेवल पे है। ठीक है, अगर आपकी प्रिपरेशन सही चल रही है, आप अच्छा स्कोर कर पा रहे हैं, तो लगातार ऐसे ही प्रैक्टिस करते रहिए। लेकिन अभी भी कमी लग रही है और एग्जाम क्वालिफाई करना है, तो स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का नया कोर्स आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें आपको सारे सब्जेक्ट्स जो सारे सब्जेक्ट्स हैं, विषय हैं, वो वीडियो रिकॉर्डेड फॉर्म में मिल जाएंगे। पहले क्लास कीजिए और डेली प्रैक्टिस कराई जा रही है क्वेश्चंस की। ऐसे ही आप फुल लेंथ मॉक टेस्ट सॉल्व करेंगे, साथ ही सब्जेक्ट वाइज टेस्ट सीरीज भी मिल रही है। सब एक साथ आपको इतना मटेरियल दिया जाएगा, इसके अलावा आपको कुछ फॉलो नहीं करना पड़ेगा। जितना दिया गया सिर्फ उतना प्रिपेयर करके आप एग्जाम क्वालिफाई कर पाएंगे। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने इसके लिए नंबर प्रोवाइड किया है, आप उन पे मैसेज कीजिए, कॉल कीजिए, सारी इन्फॉर्मेशन बेहतर ढंग से दी जाएगी और उसके बाद आप अपने कोर्स को ज्वाइन कर पाएंगे। तो चलिए बिना देर के आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। 140 प्रश्न हैं जीएस के, इनको आप ध्यान से देखिए। वीडियो पॉज करके आपको क्वेश्चन देखना है, पॉज करना है, फिर अपना आंसर नोट करना है। लास्ट में अपना स्कोर देखिए क्या आ रहा है, किस सब्जेक्ट में आपको दिक्कत आ रही है, कौन सा सब्जेक्ट आपका स्ट्रांग है, इससे आपको एक आइडिया लग जाएगा और वैसे उन सब्जेक्ट पे आप अच्छे से फोकस कर पाएंगे। जो भी गलती हो रही कोशिश कीजिए वो अगली बार ना हो, और उन क्वेश्चंस को यहीं पर प्रिपेयर कर लीजिए। ठीक है, शॉर्ट नोटिस लिए बोल रही हूँ कि लास्ट टाइम में हो सकता है आप इतने सारे वीडियोस इतने लेंदी होते हैं ना देख पाए, तो रिवीजन को एक रिवीजन करके आप जा सकते हैं एग्जाम देने के लिए। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, जो पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से न्यूनतम पीएच वाले जिनका पीएच वैल्यू मिनिमम है, लीस्ट है, वो बताना है। गैस्ट्रिक जूस में, बेकिंग सोडा, एसिड रेन या ब्लैक कॉफी में बताना है। तो एक एक करके सबसे पहले देखिए, जो जठर रस होता है, गैस्ट्रिक जूस होता है, ये एसिडिक नेचर का होता है, इसका पीएच होता है 1.2 से 2 तक। ठीक है, बेकिंग सोडा का होता है 9.2, और अम्ल वर्षा एसिड रेन का कितना होता है 2 से 5.6। ठीक है, ब्लैक कॉफी का होता है 4.5 से 5.5। तो यहाँ पर सबसे ज्यादा पीएच मान किसका है, वो बेकिंग सोडा का है। सबसे कम किसका है, तो गैस्ट्रिक जूस का, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। सेकंड क्वेश्चन ध्यान से देखिए, इसमें बताना है, कुछ स्टेटमेंट है, कौन से करेक्ट है। पहला, बेंजीन हेक्साक्लोराइड का यूज करते हैं इंसेक्टिसाइड की तरह, और फिर है टेट्राएथिल लेड, इसका यूज करते हैं एंटी नॉक एजेंट की तरह। जिंक फॉस्फाइड का यूज किया जाता है अग्निशामक में, एक्सटिंग्विशर जो फायर एक्सटिंग्विशर होता है, और कार्बन टेट्राक्लोराइड का यूज करते हैं रोडेंटिसाइड की तरह। इसका राइट आंसर देखिए, बेंजीन हेक्साक्लोराइड ये यूज होता है इंसेक्टिसाइड की तरह, टेट्राएथिल लेड एंटी नॉक एजेंट, जिंक फॉस्फाइड ये होता है यूज रोडेंटिसाइड की तरह, मतलब कृंतकनाशी होता है, और फायर एक्सटिंग्विशर में कार्बन टेट्राक्लोराइड यूज होता है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। थर्ड क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से गलत विकल्प चुनना। ऑप्शन ए, बोरिक एसिड का यूज एंटीसेप्टिक और इंसेक्टिसाइड की तरह करते हैं। सेकंड है, डायनेमो टरबाइन और पवन मिल, ये मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। आंवले में इंटरनल नेक्रोसिस डिजीज होती है, जो कि जिंक की कमी से होती है, और पोटेशियम ब्रोमाइड का यूज करते हैं फोटोग्राफी में। कौन सा एक इनकरेक्ट है, वो हो जाएगा ऑप्शन सी। तो यहाँ पर दिया गया है आंवले में, गूसबेरी में कौन सा होता है, तो जिंक की डेफिशिएंसी से इंटरनल नेक्रोसिस होता है। तो यहाँ पर आपको याद रखना है, आंवले में जो इंटरनल नेक्रोसिस रोग होता है, या फिर चुकंदर में, बीटरूट में हार्ट रॉट रोग होता है, हार्ट रॉट रोग। ठीक है, और फूल गोभी में ब्राउनिंग डिजीज होती है। ये सब बोरॉन की कमी से होती है, जिंक की कमी से नहीं होती। फोर्थ क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से उस पोषक तत्वों के समूह का चयन करना है जो मैक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं। ठीक है, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, मैग्नीशियम, जिंक और कॉपर, या फिर सल्फर, मैग्नीज और बोरान, और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स कौन कौन से हो जाएंगे, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, मैग्नीशियम, सल्फर, सारे कैसे हैं, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं। माइक्रोन्यूट्रिएंट्स में मैग्नीज है, बोरॉन है,
जिंक है, कॉपर है और क्लोरीन है। ठीक है, ये हो जाएगा। यहाँ पर देखिए जो सल्फर दिया गया है, सल्फर मैक्रोन्यूट्रिएंट में आता है, और मैग्नीशियम दिया गया वो भी मैक्रोन्यूट्रिएंट्स में है। ठीक है, जिंक, कॉपर, क्लोरीन, बोरॉन, मैग्नीज, ये सारे कैसे हो जाएंगे, ये माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। फिफ्थ क्वेश्चन ध्यान से देखिए, उस अम्ल का चयन करें जो नटल नामक वनस्पति के कांटों में पाया जाता है। स्कॉर्बिक एसिड, टार्ट्रिक एसिड, फार्मिक एसिड या लैक्टिक एसिड। तो देखिए ऑप्शन सी करेक्ट होगा। फार्मिक एसिड नटल नामक वनस्पति के कांटों में पाया जाता है। स्कॉर्बिक एसिड पपीता, पपाया, ब्रोकली में होगा। टार्ट्रिक एसिड अनानास, पाइनएप्पल जिसे बोलते हैं, बनाना में होगा। और लैक्टिक एसिड दही और खट्टे दूध में होगा। ठीक है, सिक्स्थ क्वेश्चन देखिए, केशिकत्व के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो कुछ स्टेटमेंट दिए गए, बताना है इनमें किन में कैपिलैरिटी होती है। जो इंक है उसके द्वारा इंक अब्जॉर्प्शन बाय ब्लॉटिंग पेपर, मतलब जो स्याही का सोखना होता है सोखते के द्वारा। सेकंड है जो अंडरग्राउंड वाटर है उसका राइज करना अपवर्ड। थर्ड है स्प्रेडिंग ऑफ वाटर ड्रॉप ऑन द कॉटन क्लॉथ, जब आप देखते हैं सूती वस्त्रों पे पानी पड़ता है तो वो फैल जाता है। और स्फेरिकल शेप ऑफ अ वाटर ड्रॉप, वाटर ड्रॉप कभी देखिए गोल होती है, वो क्यों होती है। तो देखिए इसके जो कैपिलैरिटी के एग्जाम्पल है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड तीनों हैं, बट फोर्थ नहीं है, क्योंकि वाटर ड्रॉप जो स्फेरिकल शेप ले लेती है वो होता है सरफेस टेंशन की वजह से। ठीक है, ना कि कैपिलैरिटी की वजह से। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। सेवेंथ क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला है प्रकाश सीधी रेखा में चलता हुआ प्रतीत होता है क्योंकि प्रकाश की तरंग दैर्ध्य वेवलेंथ बहुत कम होती है। बैरोमीटर की रीडिंग अगर अचानक गिर जाती है तो तूफानी मौसम का संकेत है। और ऑटोमोबाइल्स के हाइड्रोलिक ब्रेक पास्कल के नियम के सिद्धांत पर कार्य करते हैं। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, तीनों स्टेटमेंट करेक्ट है। एट्थ क्वेश्चन देखिए, प्रकाश का जो प्रकीर्णन है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट, इसके कारण ही आकाश क्या होता है, ब्लू कलर का दिखता है। और जो सफेद प्रकाश में उपस्थित ये जो वायलेट कलर है, ये शीशे के प्रिज्म द्वारा सबसे कम विचलित होता है। थर्ड है मृग तृष्णा का कारण प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन है। तो देखिए स्कैटरिंग ऑफ लाइट होती है, इसी वजह से स्काई जो है ब्लू दिखता है। अब देखिए सबसे कम विचलित कौन सा होता है प्रिज्म में, तो जो सफेद प्रकाश है इसमें लाल रंग सबसे कम विचलित होता है, सबसे ज्यादा विचलित होता है बैंगनी कलर। और मृग तृष्णा ये जो बनता है, मिराज बनता है, ये क्यों बनता है, रिफ्लेक्शन ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, माफ कीजिएगा, प्रकाश का जो पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है उसके कारण मृग तृष्णा बनता है। राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन सी फर्स्ट और थर्ड करेक्ट है। नाइन्थ क्वेश्चन ध्यान से देखिए, पराबैंगनी किरणों के उपयोग के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला है चिकित्सा और औद्योगिक क्षेत्र में, प्रकाश विद्युत प्रभाव उत्पन्न करने के लिए या जीवाणुओं को नष्ट करने के लिए। तो अल्ट्रावायलेट रेज का यूज इन सभी में किया जाता है, ऑप्शन डी करेक्ट होगा। 10th क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला स्टेटमेंट है, जब सड़कों पर आवश्यक घर्षण नहीं होता तो वाहनों के जो पहिए हैं वो फिसलने लगते हैं, और ये फ्रिक्शन के कारण ही ईंटों का एक दूसरे के ऊपर रखकर दीवार का निर्माण कर पाना संभव होता है, और इसी की वजह से ब्लैक बोर्ड पर कागज पर लिखना भी संभव होता है। तो फ्रिक्शन से संबंधित ये तीनों तथ्य सही हैं, ऑप्शन डी करेक्ट है। 11th क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। जो प्लांट के पार्ट्स हैं और उनके एडिबल मटेरियल है उनसे मैच करना है। जड़ में बताया जा रहा है चुकंदर है, तो रूट होता है बीट रूट, फूल शकरकंद है, पत्तियां पत्ता गोभी और तने में मेथी आती है। एक एक करके देखते हैं। तो जड़ या रूट कौन से होते हैं, तो गाजर, चुकंदर, मूली, शकरकंद, ये सारे जड़ हैं। फूल क्या है, तो जो पत्ता गोभी, फूल गोभी ये फूल होते हैं, फ्लावर होता है प्लांट का जो पार्ट हम बात कर रहे हैं, गलत हो गया। शकरकंद अभी बताया ना, रूट है, स्वीट पोटैटो। और पत्ता गोभी, कैबेज क्या बताया, फ्लावर है। ठीक है, तने में क्या आएगा, गन्ना, प्याज और आलू। याद रखिएगा स्टेम में कौन सा आता है, शुगर केन, अनियन और पोटैटो। तो ये भी गलत हो जाएगा। हमें सही क्या दिया गया है, तो जड़ सही दिया गया है। ठीक है, पहला सही है। इसके अलावा हमने पत्तियां देखी, पत्तियों में सरसों, पालक और मेथी हो जाएगा। तो यहाँ पर हमसे पूछा गया कौन सा गलत है, अच्छा गलत पूछा गया, इसलिए ऑप्शन सी करेक्ट होगा, केवल पहला सही है। 12th क्वेश्चन है, चूज द राइट आंसर। ऑप्शन ए न्यूकैसल रोग मुर्गियों से संबंधित है, और जो वायरस है वो बैक्टीरिया और प्लांट दोनों को इन्फेक्ट कर सकता है। थर्ड है जो कॉड मछली है, इसके यकृत से एक ऑयल मिलता है, इसमें विटामिन B12 प्रचुर मात्रा में होता है। तो देखिए न्यूकैसल मुर्गियों में होता है, ये एक तरह का डिजीज है जो वायरल डिजीज होती है। और नेक्स्ट है जो वायरस है, बैक्टीरिया और फंजाई दोनों को इन्फेक्ट कर सकता है। लेकिन कॉड लीवर ऑयल जो है, कॉड मछली से मिलता है ना, उसके लीवर से ऑयल, उसमें होता है विटामिन A और D, ना कि विटामिन B12। राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। 13th क्वेश्चन देखिए, विटामिन के
विटामिन एक प्रकार के कार्बनिक यौगिक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। सेकेंड स्टेटमेंट है विटामिन के विभिन्न प्रोटीन्स बनाने में मदद करता है। विटामिन जो के है जो रक्त का थक्का जमने और हड्डियों के निर्माण के लिए आवश्यक है। थर्ड, एस्चेरिचिया कोलाई नामक जो बैक्टीरिया है वो ह्यूमन इंटेस्टाइन में बड़ी मात्रा में विटामिन के और विटामिन B12 का उत्पादन करता है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। तो एक तरह के जो विटामिन है ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं, प्रोटीन के सिंथेसिस में या फिर ब्लड क्लॉटिंग में या फिर हड्डियों के निर्माण में भी, बिल्डिंग ऑफ बोन्स में हेल्प करते हैं। ये जो ई कोलाई है, एस्चेरिचिया कोलाई है, ये एक बैक्टीरिया होता है, एक सिम्बियोटिक रिलेशन होता है ह्यूमन बॉडी और इसका, ठीक है। तो ये हमारे लिए हार्मफुल नहीं होता। ये क्या करता है, बड़ी मात्रा में विटामिन के और विटामिन B12 का सिंथेसिस करता है, प्रोडक्शन करता है। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। 14th क्वेश्चन देखिए ध्यान से, सही विकल्प चुनना। 4 ऑप्शन है। बेरी रोग रेटिनॉल की कमी से, एनीमिया पायरिडॉक्सिन की डेफिशिएंसी से, किलोसिस नियासिन की डेफिशिएंसी से और पेलाग्रा राइबोफ्लेविन की डेफिशिएंसी से। अब यहाँ पर देखिए आपको विटामिन A, B, C करके नहीं दिया जाएगा, डायरेक्ट आपको साइंटिफिक नेम ही मिलेगा। तो बेरी B1 की कमी से होता है। B1 को थायमिन बोलते हैं, ना कि रेटिनॉल। रेटिनॉल बोलते हैं विटामिन A को, और इसकी कमी से क्या होता है, नाइट ब्लाइंडनेस होती है। एनीमिया दिया गया है विटामिन B6 पायरिडॉक्सिन की कमी से होता है, बिल्कुल सही है, ठीक है, यही हमें सही उत्तर चुनना था। किलोसिस क्यों होता है, विटामिन B2 राइबोफ्लेविन की कमी से, और पेलाग्रा होता है विटामिन B3 नियासिन की कमी से, ठीक है। अगला प्रश्न ध्यान से देखिए, निम्नलिखित में से जल में घुलनशील कौन कौन सी विटामिन है? थायमिन, राइबोफ्लेविन, नियासिन और रेटिनॉल। सबसे पहले मैं सामने लिख देती हूँ ये कौन कौन से हैं। B1 थायमिन, राइबोफ्लेविन B2, नियासिन B3 और रेटिनॉल A। मैंने आपको कई बार बताया है, ठीक है, वाटर सॉल्युबल B और C होते हैं। जितने भी B आ जाए वो सारे वाटर सॉल्युबल हैं और C है, ठीक है। तो इसके अलावा अगला जो A, D, E, K ये सारे फैट सॉल्युबल हैं, वसा में घुलनशील हैं। जो पानी में घुलनशील होते हैं वो यूरिन के थ्रू हमारी बॉडी से बाहर भी निकल जाते हैं, इसलिए हमें विटामिन B, C रेगुलर लेने की आवश्यकता होती है, ठीक है। इसलिए जल में घुलनशील विटामिन मैंने याद करा B और C। तो यहाँ पर कौन कौन से हो जाएंगे? ऑप्शन बी करेक्ट होगा, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। रेटिनॉल A कैसा है? ये एक तरह का फैट सॉल्युबल है। विटामिन A को क्या बोलते हैं? रेटिनॉल। विटामिन D को क्या बोलते हैं? कैल्सीफेरॉल। विटामिन E है टोकोफेरॉल। विटामिन K है फिलोक्यूनियम, ठीक है। विटामिन C क्या हो जाएगा? स्कॉर्बिक एसिड। अगला प्रश्न ध्यान से देखिए, सही उत्तर चुनना है। पहला स्टेटमेंट है उत्तर प्रदेश में जो अभिलिखित वन क्षेत्र है, ठीक है, टोटल फॉरेस्ट कवर है जो आउटसाइड रिकॉर्डेड फॉरेस्ट कवर पूछा जा रहा है ग्रीन वॉश के साथ। तो ये कुल वन आवरण का कितना है? 5707.04 किलोमीटर स्क्वायर। और यूपी के चित्रकूट में तुलसी सबरी जलप्रपात पर धनुष बाण के आकार का यूपी के पहले ग्लास स्काई वॉक ब्रिज का निर्माण किया जा रहा है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है। अगला प्रश्न ध्यान से देखिए, गलत विकल्प चुनना है इसमें। पहला है अमेरिकी सीनेट ने 20 सितंबर को अमेरिका भारत भागीदारी दिवस के रूप में घोषित किया। सेकंड है बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार ने 21 अक्टूबर 2024 को देश में पहली बार 3 ट्रांसजेंडर दरोगा की नियुक्ति पत्र सौंपा, इनको मतलब नियुक्ति पत्र सौंपा। थर्ड है उड़ीसा के मलकानगिरी जिले के मुदलीपाड़ा पुलिस सीमा और खैरपुर ब्लॉक के बोंडा घाट की जो बोंडा समुदाय की लड़की है बिनी मुदली, उड़ीसा सिविल सेवा OCS परीक्षा पास करने वाली आदिवासी समुदाय की पहली महिला बनी थी। इसमें कौन सा गलत पूछा गया? तो ऑप्शन सी होगा, मतलब पहला गलत है, क्योंकि यहाँ पे डेट गलत दी गई है, 30 सितंबर होगा, ना कि 20 सितंबर। 18th क्वेश्चन देखिए, किस वर्ष तक यूपी की वार्षिक पर्यटन जो आगमन संख्या है वो 850 मिलियन तक पहुंचने का अनुमान है? 2025, 2027, 2028 या ईयर 2030? इसका राइट आंसर हो जाएगा तो कितना? ऑप्शन सी, 2028 तक, ठीक है। 19वां प्रश्न है, लेडी ऑफ जस्टिस का जो नया स्टैचू है इसके बारे में सही कथन क्या है? पहला है सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ ने सर्वोच्च न्यायालय परिसर में न्याय की देवी की प्रतिमा का अनावरण किया जो पहले की लेडी जस्टिस का स्थान लेगी। बताया जा रहा है दाएं हाथ में तलवार के स्थान पर अब संविधान की किताब है। इसका राइट आंसर होगा कौन सा सही? केवल पहला कथन सही है, दूसरा गलत है, क्योंकि दाएं हाथ में समाज की बराबरी का प्रतीक एक तराजू जो पहले की तरह है वो बरकरार है। बाएं हाथ में तलवार थी, उसकी जगह पर संविधान की किताब है। आंखों पर जो पट्टी थी वो हटा दी गई है और मूर्ति का रंग जो है वो सफेद है, जो सफेद स्क्वायर प्लेटफॉर्म पर रखी गई है। और परिधान, अगर वस्त्रों की बात करें तो भारतीय शास्त्रीय नृत्य का परिधान दिया गया है पश्चिमी लिबास की बजाय, ठीक है। तो यह मूर्ति, इसका उद्देश्य क्या है कि भारत में कानून अंधा नहीं है और ना ही यह सिर्फ दंड देने वाला है, इसलिए यहाँ पर ऑप्शन ए करेक्ट है।
20वां प्रश्न है, हैदराबाद और दिल्ली के एरो सिटीज की तरह उत्तर प्रदेश के किस शहर में 1500 एकड़ में एरो सिटी विकसित की जाएगी? वाराणसी, लखनऊ, कानपुर या गोरखपुर? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, लखनऊ में। तो उत्तर प्रदेश में ग्रेटर नोएडा के जो जेवर है इसमें भी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बनाना 172 एकड़ में फैली हुई एरो सिटी बनाई जाएगी और लखनऊ में भी ऐसा प्रस्तावित किया गया है। यहाँ पर ऑप्शन बी करेक्ट है। 21st क्वेश्चन है, लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से मैच करेंगे। काम्पिल मेला, कबीर मेला, कजली मेला और तरकुलहा मेला यूपी के कुछ मेले दिए गए हैं। इसमें फर्रुखाबाद, गोरखपुर, महोबा और संत कबीर नगर लोकेशन दी गई है। तो काम्पिल मेला होता है कंपिल फर्रुखाबाद में, कबीर मेला लगता है संत कबीर नगर इसमें मगहर में, कजली मेला महोबा में, तरकुलहा मेला गोरखपुर में। यहाँ पर 1 4 3 2 ऑप्शन डी में दिया गया है। 22वां प्रश्न देखिए, निम्नलिखित को क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाइए। यूपी कला और शिल्प महाविद्यालय, यूपी राज्य ललित कला अकादमी, उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी और भारतेंदु नाट्य अकादमी। सभी लखनऊ में है, पहली बात ये जान लीजिए। तो उत्तर प्रदेश आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स कॉलेज, इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ 1911 में। ललित कला अकादमी 1962 में। संगीत नाटक अकादमी, इसकी स्थापना होती है 1969 में। और भारतेंदु नाट्य अकादमी 1975। 1 2 3 4 ऑप्शन बी में दिया गया है, यही राइट होगा। 23rd क्वेश्चन देखिए, सही विकल्प चुनना। ऑप्शन ए, सरोजनी नायडू यूपी की पहली महिला मुख्यमंत्री थी। राम प्रसाद बिस्मिल को यूपी के फैजाबाद जिले में फांसी दी गई थी। सी, थारू जनजाति में विवाह के समय विधवा के पिता द्वारा दिया जाने वाला जो भोज है वो लठभरवा कहलाता है। और ऑप्शन डी है, ए और सी दोनों करेक्ट हैं। राइट आंसर है ऑप्शन सी, केवल यही सही है। तो यूपी की पहली महिला मुख्यमंत्री थी सरोजनी नायडू, ठीक है, ये दिया गया है इसमें। लेकिन यहाँ पर हाँ, राज्यपाल देखिए कौन थी और पहली महिला मुख्यमंत्री। तो जो सुचेता कृपलानी थी वो पहली मुख्यमंत्री थी और सरोजनी नायडू यूपी की पहली महिला राज्यपाल थी। दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है। फिर राम प्रसाद बिस्मिल को कहाँ फांसी दी गई? तो गोरखपुर जिले में दी गई थी, जबकि फैजाबाद में अशफाक उल्ला खां को फांसी दी गई थी। इसलिए ये इनकरेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट है। 24वां प्रश्न देखिए, करेक्ट ऑप्शन चूज करेंगे। 38th नेशनल गेम्स 2025 के बारे में कहा गया है। इसका आयोजन उत्तराखंड राज्य में हुआ। इसका शुभंकर मौली था और इसका उद्घाटन पीएम द्वारा किया गया और उत्तर प्रदेश राज्य को इसमें 13वीं रैंक दी गई है। कौन से स्टेटमेंट करेक्ट है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सारे स्टेटमेंट करेक्ट है। 25th क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से सही उत्तर क्या होगा? पहला स्टेटमेंट है, मनरेगा योजना के अंतर्गत उत्तर प्रदेश ने वित्तीय वर्ष 2025-26 हेतु 34 करोड़ मानव दिवस का सृजन करने के लिए अनुमानित लक्ष्य रखा है। सेकंड है, यूपी बजट 2025-26 में मनरेगा के लिए 5372 करोड़ रुपए के प्रावधान की व्यवस्था की गई है। इसका सही उत्तर देखिए क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी होगा। पहला और दूसरा दोनों स्टेटमेंट करेक्ट हैं। टारगेट कितना रखा गया? 34 करोड़ मानव दिवस सृजन करने का, और इसके लिए कितना बजट अलॉट किया गया है? तो 5372 करोड़ रुपए। 26th क्वेश्चन ध्यान से देखिए, इसमें कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं। पहला है, बाबर के ही शासनकाल में मियां मीर बाकी ने अयोध्या में बाबरी मस्जिद का निर्माण कराया था। सेकंड स्टेटमेंट है, सहारनपुर जिले के हुलास में मकान बनाने के लिए गारे से बनी ठोस ईंटों का प्रयोग किया जाता था। थर्ड है, जहांगीर ने अपने प्रिय हाथी हिरन की स्मृति में फतेहपुर सीकरी में हिरन टावर का निर्माण कराया था। फोर्थ है, शाहजहांपुर जिले में हिंडन नदी के बाएं तट पर स्थित आलमगीरपुर में मकान बनाने के लिए 2 प्रकार की पकी हुई ईंटों का उपयोग किया जाता था। इसमें कौन सा उत्तर सही है? देखिए, पहला और दूसरा कथन बिल्कुल सही है, तीसरा गलत है, क्योंकि ये जो हिरन मीनार या हिरन टावर का निर्माण है वो अकबर ने कराया था, जहांगीर ने नहीं कराया था। और ये जो दिया गया अगला स्टेटमेंट, तो यहाँ पर देखिए ये जो मेरठ जिला है, ना कि शाहजहांपुर जिला, ये हिंदन नदी के बाएं तट पर स्थित है, ठीक है। आलमगीरपुर में मकान बनाने के लिए 2 प्रकार ईंटें यूज हुई हैं, पकी हुई ईंटों का भी प्रयोग किया जाता था। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा यहाँ पर? ऑप्शन सी होगा, पहला और दूसरा कथन सही है। 27th क्वेश्चन ध्यान से देखिए, पहला स्टेटमेंट कह रहा है, इटावा घराना अपने सितार और सुरबहार वादकों के लिए जाना जाता है। नेक्स्ट है, अजरहा घराना, ये गायन की तान शैली के लिए जानते हैं। सहारनपुर घराना होरी ध्रुपद शैली के लिए जाना जाता है और कानपुर घराने की शुरुआत नियामत खां ने की थी। कौन सा उत्तर सही होगा? देखिए, ऑप्शन डी चूज करिए, सारे स्टेटमेंट सही दिए गए, याद कर लीजिए। इटावा घराना सितार और सुरबहार वादकों के लिए, अजरहा घराना गायन की तान शैली के लिए, सहारनपुर घराना होरी ध्रुपद शैली और कानपुर घराने की शुरुआत नियामत खां ने की थी। 28th क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सही विकल्प चुने। पहला स्टेटमेंट है, संविधान सभा ने 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रगान को अपनाया था।
सेकंड, ऑस्ट्रेलियाई संविधान में संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक से संबंधित प्रावधानों की चर्चा की गई थी। थर्ड, बोडो, डोगरी, नेपाली और संथाली भाषाओं को 2003 के 92वें संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया था। कौन से कथन इनमें से सही हैं? तो संविधान सभा ने राष्ट्रगान को कब अपनाया? 24 जनवरी 1950 को। और संसद के दोनों सदनों की जो संयुक्त बैठक है, समवर्ती सूची है, ये सब ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है। दोनों स्टेटमेंट करेक्ट हैं। अब देखिए, बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली, BDMS मैंने बहुत बार आपको ये पढ़ाया है और यहाँ पर अगर आप गलती कर रहे हैं तो थोड़ी सी दिक्कत है। तो 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया है बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली को। यहाँ पर देखिए नेपाली दे दी गई। बाकी सब हम लोग को ठीक लग रहा था कि 2003 है, 92वां संशोधन है, 4 भाषाएं भी जोड़ी गई, लेकिन यहाँ पे ये नहीं ध्यान दिया, नेपाली गलत है। सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, पहला और दूसरा कथन बिल्कुल सही है। 29वां प्रश्न है, सही विकल्प चुनना है। ऑप्शन ए है 1950 में तत्कालीन वित्त मंत्री जॉन मैथाई की सिफारिश पर प्रथम प्राक्कलन समिति का गठन किया गया था। मूल रूप से इसमें 25 सदस्य थे। बी है 1935 के भारत सरकार अधिनियम के प्रावधानों के तहत 1921 में पहली बार लोक लेखा समिति की स्थापना की गई थी। और सी है नंदलाल बोस भारतीय संविधान के सुलेखक थे। ऑप्शन डी, ए और बी दोनों करेक्ट हैं। बताना है सही विकल्प कौन सा है। राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। दूसरा क्यों गलत है? अगर 1935 का भारत सरकार अधिनियम था तो 1921 में क्यों लागू हुआ? तो ये था 1919 का भारत सरकार अधिनियम। इसके प्रावधानों के तहत 1921 में पहली बार लोक लेखा समिति की स्थापना की गई थी। तो लोक लेखा समिति में कितने सदस्य होते हैं? 22 सदस्य वर्तमान में। तो इसमें से 15 लोकसभा से और 7 राज्यसभा से होते हैं। क्लियर? ठीक है। तो अब देखिए, भारतीय संविधान के सुलेखक कौन थे? प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। पहला स्टेटमेंट सही है। 1950 में तत्कालीन वित्त मंत्री थे जॉन मैथाई। तो इनकी सिफारिश पर प्रथम प्राक्कलन समिति का गठन हुआ। मूल रूप से इसमें कितने सदस्य थे? 25 थे। ठीक है। 1956 में इसकी सदस्यता बढ़ा दी गई। तब कितनी की गई? 30 कर दी गई। सभी 30 सदस्य कहां से होते हैं? लोकसभा से होते हैं। ठीक है। 30वां प्रश्न देखिए, लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से मैच करना है। एक तरफ कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट्स दिए गए हैं, दूसरी तरफ उनके कोड दिए गए हैं, मतलब उनके जो टॉपिक है वो दिए गए हैं। तो पार्ट 8 दिया गया है, 9 है, 9A है और पार्ट 10 है। केंद्र शासित प्रदेश, नगर पालिकाएं, पंचायतें, अनुसूचित जाति और जनजाति क्षेत्र के बारे में किसमें प्रावधान दिए गए हैं वो देखना है। तो केंद्र शासित प्रदेश सबसे पहले पार्ट 8 में है। पार्ट 9 में पंचायतें हैं और नगर पालिकाएं पार्ट 9A में है। ठीक है। 9B भी याद कर लीजिए, सहकारी समितियां हैं। फिर पार्ट 10 है जिसमें अनुसूचित और जनजाति क्षेत्र का उल्लेख है। 1, 3, 2, 4 ऑप्शन ए दिया गया है। 31st क्वेश्चन देखिए ध्यान से, सही विकल्प चुनना है। पहला है आर्टिकल 301, इसके अंतर्गत अंतर्राज्यीय व्यापार और व्यवसाय की स्वतंत्रता प्रदान की गई है। सेकेंड है चुनावी सुधारों के लिए सुझाव देने हेतु इंद्रजीत गुप्ता समिति का गठन 1998 में किया गया था। थर्ड है समवर्ती सूची के विषयों पर केंद्र सरकार और राज्य सरकारें दोनों कानून बना सकती हैं। फोर्थ है 5वीं अनुसूची के अंतर्गत केंद्र और राज्यों के बीच विधायी शक्तियों के वितरण का उल्लेख किया गया है। देखिए यहाँ पर जो सही उत्तर है, पहला, दूसरा और तीसरा कथन बिल्कुल सही है, इसलिए ऑप्शन सी चूज करेंगे। गलत क्या हो जाएगा? तो केंद्र और राज्यों के बीच जो विधायी शक्तियों का वितरण है वो 7वीं अनुसूची में है, 7th शेड्यूल में है, ना कि 5वीं में। 32nd क्वेश्चन ध्यान से देखिए, बताना इनमें से कौन से ऑप्शन करेक्ट होंगे। पहला चीफ इलेक्शन कमिश्नर के बारे में, तो इनको संसद के दोनों सदनों के 2/3 बहुमत द्वारा प्रमाणित कदाचार के आधार पर पद से हटाया जा सकता है। सेकंड स्टेटमेंट है भारत के निर्वाचन आयोग के जो मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल है वो 6 वर्ष या फिर 65 वर्ष की आयु, जो भी पहले हो वही होता है। थर्ड है राजनीतिक दलों को संवैधानिक जो मान्यता है वो 1985 में पहली बार दी गई थी। फोर्थ है 1963 में कामराज योजना भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को जीवंत बनाने और राष्ट्रीय विकास के योगदान में वृद्धि करने के लिए तैयार की गई थी। इसका सही उत्तर ऑप्शन डी होगा, सारे स्टेटमेंट करेक्ट हैं। 33rd क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से गलत विकल्प चुनना, भी हमसे इनकरेक्ट पूछा गया है। ऑप्शन ए प्रत्येक राज्य का जो राज्यपाल है वो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 165 के तहत एक ऐसे व्यक्ति को राज्य का महाधिवक्ता नियुक्त करता है जो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त होने के योग्य है। बी है भारतीय संविधान के आर्टिकल 76 के अंतर्गत भारत के लिए महान्यायवादी पद की व्यवस्था की गई है। सी है 12वीं अनुसूची को 1992 के 74वें संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ा गया था और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं।
इसका राइट होगा ऑप्शन डी, इनमें से कोई भी गलत नहीं है। 34th क्वेश्चन ध्यान से देखिए, इसमें सही विकल्प बताना। ऑप्शंस आपके सामने दिए गए हैं और पहले आप क्वेश्चन को पॉज कर लीजिए, फिर आपको आंसर पता चल जाएगा। पहला स्टेटमेंट है, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश तथा अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। सही दिया गया है। आर्टिकल 224 दिया गया, इसके अंतर्गत उच्च न्यायालयों में अतिरिक्त और कार्यकारी न्यायाधीशों की नियुक्ति का प्रावधान है। सही दिया गया है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन और भत्ते संबंधित राज्य की संचित निधि द्वारा दिए जाते हैं, ये भी करेक्ट है। और उच्च न्यायालय के जो सेवानिवृत्त न्यायाधीश हैं, इनकी पेंशन भारत की संचित निधि द्वारा दिए जाते हैं, दोनों याद रखिएगा। अगला दिया गया, 8वें विधि आयोग के अध्यक्ष न्यायाधीश HR खन्ना ने अपनी रिपोर्ट में समर्थन किया था कि प्रत्येक उच्च न्यायालय के 1/4 न्यायाधीश दूसरे राज्य से होने चाहिए। ये बताइए स्टेटमेंट करेक्ट है? तो देखिए ये गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर बताया गया था कि प्रत्येक उच्च न्यायालय के 1/3, ना कि 1/4, 1/3 न्यायाधीश दूसरे राज्य से होने चाहिए। 1, 2, 3, 4 करेक्ट है और ये हमें दिया गया है ऑप्शन बी में। सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। 35th क्वेश्चन है, करेक्ट ऑप्शन चूज करने हैं। सारे स्टेटमेंट देखिए। पहला, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का गठन सितंबर 1974 में जल प्रदूषण निवारण और नियंत्रण अधिनियम 1974 के प्रावधानों के अंतर्गत किया था। सेकेंड है, मंडल आयोग को आधिकारिक तौर पर सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़ा वर्ग आयोग के रूप में जाना जाता है। थर्ड है, ये जो मंडल आयोग है इसका गठन कब हुआ? 1979 में। उस समय प्रधानमंत्री कौन थे? तो मोरारजी देसाई थे, जनता पार्टी की सरकार थी। फोर्थ है, मंडल आयोग का गठन संविधान के अनुच्छेद 340 के तहत किया गया है। सही उत्तर इसका हो जाएगा ऑप्शन डी, सारे स्टेटमेंट करेक्ट है। 36th क्वेश्चन है, गलत विकल्प का चयन करें। ऑप्शन ए, लोकायुक्त संस्था स्थापित करने वाला महाराष्ट्र पहला राज्य है। बी है, मानवाधिकार संरक्षण संशोधन अधिनियम 2019 के माध्यम से 1993 के अधिनियम में संशोधन करके मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष से बढ़ा करके 3 वर्ष कर दिया गया, घटा करके, माफ कीजिएगा। और फिर है, प्रशासनिक सुधार आयोग द्वारा प्रशासनिक सेवा और भारतीय पुलिस सेवा को समाप्त करने की सिफारिश की गई थी। डी है, संसद ने पहला लोकपाल विधेयक वर्ष 1968 में चौथी लोकसभा के दौरान पेश किया गया था। तो ये गलत है, वो हो जाएगा ऑप्शन सी, क्योंकि भारतीय प्रशासनिक सेवा और पुलिस सेवा को समाप्त करने की सिफारिश की गई थी राजमन्नार आयोग के द्वारा, ना कि प्रशासनिक सुधार आयोग के द्वारा। 37 क्वेश्चन देखिए। पहला स्टेटमेंट है, सरकारिया आयोग का जो गठन है न्यायमूर्ति SR सरकारिया, RS सरकारिया की अध्यक्षता में किया गया था, जिसमें श्री CB रमन और डॉक्टर KM मुंशी भी शामिल थे। सेकेंड है, केंद्र राज्य संबंधों पर एक आयोग बना, पुंछी आयोग, जिसका गठन 2007 में भारत सरकार द्वारा किया गया था। थर्ड है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों से संबंधित प्रावधानों को संसद के विशेष बहुमत द्वारा संशोधित किया जा सकता है। इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन बी, दूसरा और तीसरा सही है। देखिए, सरकारी आयोग का गठन कब हुआ? तो 9 जून 1983 में हुआ था। ये भारत सरकार के गृह मंत्रालय द्वारा इसका गठन होता है। इसका गठन न्यायमूर्ति RS सरकारिया की अध्यक्षता में किया गया था। इसमें सदस्य कौन थे? तो CB रमन थे, ठीक है, और डॉक्टर SR सेन थे, ठीक है। यहाँ पर KM मुंशी नहीं थे, इसलिए ये कथन गलत हो जाएगा। 38 क्वेश्चन है, इनकरेक्ट ऑप्शन चूज करने हैं। 4 ऑप्शंस आपके सामने हैं। पहला है, 1992 में जो 73rd अमेंडमेंट हुआ, इसके जरिए से वर्तमान में मिजोरम, मेघालय और नागालैंड राज्यों में कोई पंचायती राज संस्था नहीं है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 330 के तहत लोकसभा में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए सीटों का आरक्षण किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 334 के अंतर्गत लोकसभा में एंग्लो इंडियन समुदाय के प्रतिनिधित्व का प्रावधान किया गया है। ये पंचायत का चुनाव लड़ने के लिए किसी व्यक्ति की जो न्यूनतम आयु है वो 21 वर्ष होनी चाहिए। तो ये कथन गलत है और वो हो जाएगा ऑप्शन सी। तो आर्टिकल 331 के अंतर्गत था कि लोकसभा में एंग्लो इंडियन समुदाय के प्रतिनिधित्व का प्रावधान, ठीक है, लेकिन ये बाद में हटा दिया गया। ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट होगा, बाकी सारे मतलब ये गलत था, बाकी सारे सही हैं। 39 क्वेश्चन ध्यान से देखिए, निम्नलिखित में से सही विकल्प चुनना है। पहला है, नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता से संबंधित जो प्रावधान है वो आर्टिकल 44 में है। आर्टिकल 40 में ग्राम पंचायतों का संगठन है। आर्टिकल 50 में इसमें न्यायपालिका और कार्यपालिका से अलग करने संबंधी प्रावधान है। और आर्टिकल 51 में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने संबंधी प्रावधान है। तो सारे आर्टिकल करेक्ट है, DPSP इसके दिए गए हैं, ऑप्शन डी होगा। 40वां प्रश्न देखिए क्या है, सूरजमुखी का तेल किडनी रोगियों के लिए उपयुक्त माना जाता है।
सेकंड है नारियल के वृक्ष को कल्प वृक्ष कहा जाता है। भेड़ की सबसे अधिक दूध देने वाली नस्ल लोही है और सबसे अधिक ऊन देने वाली भेड़ की नस्ल मैरिनो है जो स्पेन में पाई जाती है। नेक्स्ट है ऊपर दिए में से कौन से कथन सही है। ठीक है, अब देखिए इसमें से कौन सा करेक्ट होगा। तो हृदय रोगियों के लिए सही होता है सूरजमुखी का तेल, ना कि किडनी। बाकी सारे स्टेटमेंट सही हैं। ठीक है, राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन सी है। 41st क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, इसमें सही गलत विकल्प का चयन करेंगे। तो पहला ऑप्शन है वर्ष 2024-25 तक पाम ऑयल उत्पादन क्षेत्र को 10 लाख हेक्टेयर तक बढ़ाने और कच्चे पाम ऑयल उत्पादन में 11.20 लाख टन तक बढ़ाने के उद्देश्य से भारत सरकार ने अगस्त 2021 में राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन ऑयल पाम लॉन्च किया है। ठीक है, नेक्स्ट है इस योजना के तहत उत्तर पूर्वी राज्यों में 3.28 लाख हेक्टेयर और शेष भारत में 3.22 लाख हेक्टेयर में ऑयल पाम प्लांटेशन के माध्यम से 6.5 लाख हेक्टेयर में ऑयल पाम वृक्षारोपण किया जाएगा। नेक्स्ट है इस योजना के तहत कवर की गई लागत का अनुपात केंद्र और राज्यों के बीच 16:40 है। ठीक है, राज्यों और केंद्र के बीच, इनमें से कोई भी गलत नहीं है। या तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। यहाँ पर जो वर्ष है वो गलत दिया गया है, 2025-26 तक ऐसा टारगेट रखा गया है, 2025-26। ठीक है, बाकी सब करेक्ट दिया गया है। राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन ए है। तो 42nd क्वेश्चन ध्यान से देखिए और बताइए कौन से स्टेटमेंट करेक्ट है। पहला है मधुमक्खी पालन एक कृषि आधारित गतिविधि है जो ग्रामीण क्षेत्रों में एकीकृत कृषि प्रणाली के एक भाग के रूप में कृषकों भूमिहीन मजदूरों द्वारा की जाती है। सेकेंड है नवीनतम कृषि आंकड़ों के अनुसार एकल फसल की श्रेणियों में से भारत में जिस फसल का क्षेत्रफल सबसे अधिक है वो चावल है। थर्ड है भारत का शुद्ध सिंचित क्षेत्र भारत के शुद्ध बोए गए क्षेत्र का 51.35% है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, सारे स्टेटमेंट करेक्ट हैं। 43rd क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो जो न्यू एग्रीकल्चर डेटा है, लेटेस्ट डेटा है, उसमें क्रॉप्स और उनकी जो फर्स्ट रैंक स्टेट है उनके प्रोडक्शन में वो बताना है। काली मिर्च, कॉफी, कपास और कच्चा पाम तेल में। काली मिर्च में जो लीडिंग स्टेट है वो कर्नाटक है। कॉफी में याद रखिए काली मिर्च में कर्नाटक है, कॉफी में भी कर्नाटक है। कपास में गुजरात है और कच्चा पाम तेल में आंध्र प्रदेश है। ठीक है, इसका सही उत्तर देखिए ए का 1 हो जाएगा, बी का 3 है, सी का 2 है, डी का 4, ऑप्शन ए दिया गया है। ठीक है, 44th क्वेश्चन सामने है और इसमें पूछा गया नीचे दिए गए प्रांतों के संबंध में सही विकल्प चुने जो अशोक के शासनकाल के हिस्से हुआ करते थे। प्राची तक्षशिला, उत्तरापथ पाटलिपुत्र, दक्षिणापथ सुवर्णगिरी था, अवंती राष्ट्र उज्जैनी और कलिंग की तोसली। तो प्रांत और राजधानियां हैं, इसमें से बताना है। राइट आंसर देखिए इसमें क्या क्या हो जाएगा। सबसे पहले प्राची, तो ये प्राची प्रांत था और इसकी जो राजधानी वो गलत दी गई थी, वो पाटलिपुत्र हो जाएगी। उत्तरापथ की है तक्षशिला। दक्षिणापथ सही है सुवर्णगिरी, अवंती राष्ट्र उज्जैनी, कलिंग तोसली। तो ये 5 प्रांत हुआ करते थे, इनकी राजधानी भी देख लीजिए। सही उत्तर यहाँ पर जो हम लोग चुनेंगे वो हो जाएगा ऑप्शन सी, 3, 4 एंड 5। 45वां प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला है चंद्रगुप्त द्वितीय की पत्नी अनंत देवी थी और समुद्रगुप्त की पत्नी देवकी थी। चंद्रगुप्त प्रथम की पत्नी कुमार देवी थी और पुरुगुप्त की पत्नी मित्र देवी थी। कौन सा करेक्ट है? इसका राइट आंसर देखिए, चंद्रगुप्त द्वितीय की पत्नी का नाम यहाँ पर गलत दिया गया है, ध्रुव देवी और कुबेर नागा था। समुद्रगुप्त की पत्नी का नाम दत्ता देवी था, ये भी इनकरेक्ट है। चंद्रगुप्त प्रथम की पत्नी का नाम कुमार देवी और पुरुगुप्त की पत्नी का नाम मित्र देवी या चंद्रा देवी था। थर्ड और फोर्थ करेक्ट है, इसलिए ऑप्शन बी चूज करेंगे। 46 क्वेश्चन देखिए ध्यान से। भारतीय समाज और उस समय के सांस्कृतिक लोकाचार पर अपनी गहरी टिप्पणियों के कारण अलबरूनी को अक्सर प्रथम मानव विज्ञानी के रूप में जाना जाता है। सेकंड है अलबरूनी पहला मुसलमान था जिसने संस्कृत सीखी और गीता तथा पुराणों का अध्ययन किया था। थर्ड है महमूद गजनवी का प्रसिद्ध इतिहासकार था अलबरूनी। ये 11वीं शताब्दी में भारत आया था और इसने तहकीक हिंद की रचना अरबी भाषा में की थी। कौन से कथन इनमें से करेक्ट होंगे? राइट आंसर है ऑप्शन डी, सारे कथन सही हैं। 47 क्वेश्चन में पूछा गया अरबों ने निम्नलिखित में से किनके आक्रमण से स्वयं को सुरक्षित रखने हेतु अल्माफूजा नामक नगर बसाया था? पल्लवों, सातवाहनों, प्रतिहारों या राष्ट्रकूटों? सही उत्तर होगा प्रतिहारों से बचने के लिए अल्माफूजा नामक नगर बसाया था।
48 क्वेश्चन देखिए क्या है, निम्नलिखित में से सही विकल्प चुनिए। पहला है अमीर खुसरो के अनुसार भारतीय खेल को प्राचीन काल में चतुरंग के नाम से जाना जाता था। सेकंड है इब्न बतूता को विद्यासागर की उपाधि भारतीय ब्राह्मणों द्वारा प्रदान की गई थी। थर्ड है अल बरूनी को प्रथम मुस्लिम भारतविद के नाम से भी जाना जाता है। इसका सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन सी करेक्ट होगा। पहला और तीसरा कथन तो सही है, दूसरा गलत है, क्योंकि अल बरूनी या अबू अल रेहान को विद्यासागर की उपाधि दी गई थी ब्राह्मणों के द्वारा, ना कि इब्न बतूता को। तो अल बरूनी याद रखेंगे। 49वां क्वेश्चन है निम्नलिखित में से गलत विकल्प चुने। पहला है शेरशाह सूरी ने प्राचीन पाटलिपुत्र नगरी के स्थान पर पटना शहर बसाया था। बी है अलाउद्दीन खिलजी ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली प्रारंभ की थी। सी है मंगोल आक्रमणकारी चंगेज खान भारत की उत्तर पश्चिम सीमा पर इल्तुतमिश के शासनकाल में आया था। और फोर्थ है खिलजी वंश के शासक मुबारक शाह ने 1434 एडी में यमुना के किनारे मुबारकाबाद नामक नगर निर्माण कराया था। तो इसमें गलत हो जाएगा ऑप्शन डी ही, क्योंकि मुबारक शाह खिलजी वंश से नहीं था, ये था सैयद वंश से, जिसने यमुना के किनारे बनाया था मुबारकाबाद। ठीक है, बाकी सारे कथन इसमें सही दिए गए हैं। 50वां प्रश्न देखिए, निम्नलिखित घटनाओं को क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाएं। पहला उत्तर पश्चिमी प्रांत भू राजस्व अधिनियम। सेकंड है पंजाब भूमि हस्तांतरण अधिनियम, मध्य प्रांत भूमि हस्तांतरण अधिनियम और दक्कन कृषि राहत अधिनियम। इसका सही उत्तर देखिए उत्तर पश्चिमी प्रांत भू राजस्व अधिनियम 1873 में आया। नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंसेस लैंड रेवेन्यू एक्ट। नेक्स्ट है पंजाब लैंड एलाइनेशन एक्ट, ये आया था 1900 में। मध्य प्रांत भूमि हस्तांतरण अधिनियम ये 1916 और दक्कन कृषि राहत अधिनियम 1879। अरेंज कीजिए। इसका राइट आंसर होगा 1423, ऑप्शन ए में दिया गया है। 51वां क्वेश्चन देखिए, भारत सरकार अधिनियम 1858 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला स्टेटमेंट है भारत सचिव तथा भारत परिषद की स्थापना की गई थी इसके तहत। नेक्स्ट है भारत का जो शासन है वो कंपनी के हाथों में से ब्रिटिश ताज ने ले लिया था और गवर्नर जनरल को वायसराय की उपाधि दी गई और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स तथा कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स का गठन किया गया। कौन से स्टेटमेंट करेक्ट हैं? तो देखिए, जो 1858 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया था, भारत परिषद की स्थापना की जाती है, भारत सचिव का पद बनाया जाता है और जो कंपनी का शासन है वो ब्रिटिश ताज के अंदर आ जाता है। फिर इसमें जो गवर्नर जनरल होता है वो क्या बन जाता है? वायसराय बन जाता है। ठीक है, अब देखते हैं बोर्ड ऑफ कंट्रोल और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, तो इसके तहत समाप्त किया गया था, ना कि गठन किया गया था। इसलिए यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, पहला दूसरा और तीसरा सही है। 52वां क्वेश्चन है गलत विकल्प का चयन करें। ऑप्शन ए स्वदेश बांधव समिति की स्थापना 1905 में अश्विनी कुमार दत्त ने बारीसाल जिले में की थी। बारीसाल कहाँ है? तो बांग्लादेश में है। नेक्स्ट है 1906 में आगा खां के नेतृत्व में 35 मुस्लिम नेताओं का एक प्रतिनिधि मंडल शिमला में लॉर्ड मिंटो से मिला था। थर्ड है 1932 में तिती गोलमेज सम्मेलन का आयोजन वायसरॉय विलिंगटन के शासनकाल में हुआ था। और डी है ब्रिटिश शासन के अंतर्गत बंगाल में स्वराज पार्टी के नेता और राजनेता बिपिन चंद्र पाल को स्वतंत्रता पूर्व काल में भारत के भावी लेनिन के रूप में जाना जाता था। कौन से स्टेटमेंट इसमें से इनकरेक्ट है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, क्योंकि यहाँ पर क्यों गलत दिया गया है? बिपिन चंद्र पाल नहीं, ये जो लेनिन के रूप में जाने जाते थे वो चित्तरंजन दास थे। ठीक है, बाकी सारे कथन सही हैं। 53वां क्वेश्चन है निम्नलिखित में से गलत विकल्प का चयन करें। पहला स्टेटमेंट है वर्ष 1878 में भारतीय सिविल सेवा अधिनियम 1861 के अंतर्गत प्रशासनिक सेवाओं में भर्ती के लिए अधिकतम आयु 19 वर्ष निर्धारित की गई थी। सेकंड है 1919 के भारत सरकार अधिनियम के अंतर्गत मद्रास, बंबई, बंगाल, संयुक्त प्रांत बिहार और असम में द्विसदनीय विधानमंडल के लिए प्रावधान किया गया था। थर्ड, अखिल भारतीय महिला सम्मेलन की स्थापना 1927 में मार्गरेट कजिन्स के द्वारा पुणे में की गई थी। इसमें से जो गलत विकल्प है वो ऑप्शन बी है, मतलब पहला और तीसरा बिल्कुल सही किया गया है कि 1878 में भारतीय सिविल सेवा अधिनियम आया था 1861 का, जिसके तहत जो प्रशासनिक सेवा में भर्ती की अधिकतम उम्र है वो 19 वर्ष कर दी गई थी। और 1919 में जो दिया गया है भारत सरकार अधिनियम, इसके तहत मद्रास में, बंगाल में, ठीक है, और संयुक्त प्रांत बिहार और असम में, ना कि बम्बई में, इनमें क्या किया गया था? द्विसदनीय विधानमंडल का प्रावधान था। और अखिल भारतीय महिला सम्मेलन की स्थापना 1927 में मार्गरेट कजिन्स ने की थी पुणे में। और अखिल भारतीय महिला सम्मेलन एक गैर सरकारी संगठन था, महिला और बच्चों के उत्थान के लिए ये समर्पित था।
54th क्वेश्चन ध्यान से देखिए। पहला स्टेटमेंट है, गोपाल हरि देशमुख ने अनाथ बालिकाओं की देखभाल और शिक्षा के उद्देश्य से 1900 ईस्वी में अनाथ बालिका आश्रम की स्थापना की थी। सेकंड है, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 में वायसराय लिटन के शासन काल में लागू किया गया था। थर्ड है, देवेंद्रनाथ टैगोर ने 1839 में कलकत्ता में तत्वबोधिनी सभा की स्थापना की थी। और फोर्थ है, 1888 में श्री नारायण गुरु द्वारा केरल में एक धार्मिक सुधार आंदोलन इछावा आंदोलन शुरू किया गया था। इसका सही उत्तर देखिए। तो सबसे पहले याद कर लीजिए, अनाथ बालिकाओं की देखभाल के लिए अनाथ बालिका आश्रम 1900 में स्थापित हुआ, लेकिन ये धोंदो केशव कर्वे के द्वारा। गलत हो जाएगा। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 में लिटन के समय पर आया, ठीक है। और 1839 में तत्वबोधिनी सभा की स्थापना देवेंद्रनाथ टैगोर ने की। 1888 में श्री नारायण गुरु द्वारा केरल में झावा आंदोलन शुरू किया गया था, झावा जातियों द्वारा। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। 55th क्वेश्चन है, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? इसकी स्थापना 1920 में मुंबई में की गई। प्रथम संस्थापक इसके जोसेफ बैप्टिस्टा थे। प्रथम अध्यक्ष लाला लाजपत राय थे और उपाध्यक्ष दीवान चमनलाल थे। पहला दूसरा कथन सही है, तीसरा चौथा गलत है, क्योंकि इसके प्रथम जो संस्थापक थे, एक मिनट आपसे इसमें पूछा गया कौन से कथन सही है, ठीक है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1920 में बम्बई में हुई थी। और गठन के समय प्रथम जो संस्थापक थे वो नारायण मल्हार जोशी थे, ना कि जोसेफ बैप्टिस्टा थे। प्रथम अध्यक्ष थे लाला लाजपत राय, ठीक है। प्रथम जो उपाध्यक्ष थे वो जोसेफ बैप्टिस्टा थे, ठीक है। और महामंत्री दीवान चमनलाल थे। इसलिए यहाँ पर जो सही उत्तर है वो क्या हो जाएगा हमारा? पहला और तीसरा ऑप्शन बी में दिया गया है। 56 क्वेश्चन ध्यान से देखिए, बर्लिन समिति के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? पहला है कि इस समिति की स्थापना 1915 में भारतीय स्वतंत्रता के लिए की गई थी। सेकंड है, बाद में इस समिति का नाम बदला गया, भारतीय स्वतंत्रता समिति किया गया और इसकी स्थापना वीरेंद्र नाथ चट्टोपाध्याय, भूपेन्द्र नाथ दत्त और लाला लाजपत राय ने मिलकर की थी। और इस समिति का गठन गांधीवादी योजना के अंतर्गत जर्मन विदेश कार्यालय की सहायता से किया गया था। तो देखिए, बर्लिन समिति 1915 में बनती है, बाद में इसका नाम बदलकर भारतीय स्वतंत्रता समिति कर दिया जाता है। इस समिति की स्थापना वीरेंद्र नाथ चट्टोपाध्याय, भूपेन्द्र नाथ दत्त और लाला हरदयाल ने की थी, ना कि लाला लाजपत राय ने की थी। और इस समिति का जो गठन है वह जिमरमैन योजना के अंतर्गत जर्मन विदेश कार्यालय की सहायता से किया गया था, ना कि गांधीवादी योजना। जिमरमैन योजना याद रखिएगा। पहला और दूसरा कथन सही, इसलिए ऑप्शन ए करेक्ट है। 57 क्वेश्चन है, गलत विकल्प का चयन करें। ऑप्शन ए है, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, ये दादा भाई नौरोजी ने 1901 में प्रकाशित की थी। सेकंड है, फरदूनजी मर्जबान ने 1822 ईस्वी में गुजराती और अंग्रेजी भाषाओं में द बॉम्बे समाचार पत्र का संपादन शुरू किया था। सी, केंद्र और रियासतों के बीच सत्ता का विभाजन तथा रियासतों में द्वैध शासन दोनों ही जलियांवाला बाग नरसंहार के परिणाम थे। डी है, संयुक्त प्रांत किसान सभा की स्थापना फरवरी 1918 में गौरी शंकर मिश्र और इंद्र नारायण द्विवेदी ने लखनऊ में की थी। इसमें देखिए क्या इनकरेक्ट होगा, ऑप्शन सी, बाकी सारे करेक्ट हैं। तो केंद्र और रियासतों के बीच जो सत्ता का विभाजन है और रियासतों में द्वैध शासन, ये मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड का सुधार आया था, उसकी विशेषता थी। ये जलियांवाला बाग का कोई परिणाम नहीं थे। तो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार याद रखना है आपको इसके लिए। 58 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने शिकायत की थी कि भू राजस्व के दुष्प्रभावों के कारण बंगाल का 1/3 हिस्सा जंगली लोगों के रहने लायक जंगल में तब्दील हो गया है? डैनियल मॉर्गन ने, फ्रांसिस मैरियन ने, वॉरेन हेस्टिंग या फिर इनमें से कोई नहीं? तो ये कहा था कॉर्नवालिस ने, इसलिए ऑप्शन डी चूज करेंगे। इनमें से कोई भी सही नहीं है। 59 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सही विकल्प चुने। पहला है, लैंसडाउन के समय पर शिमला सम्मेलन हुआ, वेवेल के समय पर काकोरी ट्रेन डकैती हुई और रीडिंग के समय पर भारत और अफगानिस्तान के बीच डूरंड आयोग की स्थापना की गई थी सीमा निर्धारण के लिए, और इरविन के समय पर कांग्रेस ने प्रथम गोलमेज सम्मेलन का बहिष्कार किया। कौन सा एक सही है? मतलब 3 गलत हैं। तो देखिए, शिमला सम्मेलन की सबसे पहले बात करते हैं। तो चाहे वेवेल योजना हो या शिमला सम्मेलन, ये 1942 के समय की बात है और 1942 के समय था वेवेल, 1944 से 1947 तक। पहला गलत हो गया। काकोरी ट्रेन एक्शन की बात करें तो ये हुई थी 1925 में और इस समय जो था वो रीडिंग था 1921 से 1926 के बीच, इसका रीडिंग हो गया। अब देखते हैं, ये जो डूरंड आयोग की स्थापना हुई थी वो लैंसडाउन के समय पर हुई थी 1893 में
और ये जो लैंसडाउन है इसका समय क्या था, ये था 1888 से 1894 के बीच। तो अब सब बचा क्या, वही सही हो जाएगा इरविन। इरविन का समय था 1926 से 1931 तक, रीडिंग के बाद इरविन आया था। अब इसके समय पर जो पहला गोलमेज सम्मेलन होता है, फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, इसमें कांग्रेस ने इसका बहिष्कार किया था। तो 1930 में ये हुआ था। राइट आंसर ऑप्शन डी है। अगला प्रश्न ध्यान से देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला, जॉन इलियट ड्रिंक वाटर बेथ्यून ने 7 मई 1849 को कलकत्ता में कन्या विद्यालय की स्थापना की थी, जिसे बाद में बेथ्यून कॉलेज के नाम से जाना गया था। सेकंड है, सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने 1919 में इंडियन नेशनल लिबरल फेडरेशन की स्थापना की थी और राष्ट्रीय राजनीति में छोटी भूमिका निभाई थी। थर्ड है, कलकत्ता मदरसे की स्थापना गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग ने वर्ष 1781 में मुस्लिम कानून और संबंधित विषयों के अध्ययन के लिए की थी। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। तीनों कथन बिल्कुल सही हैं। अगला प्रश्न है, प्रस्तुत आकृतियों में से उस उपयुक्त आकृति का चयन करें जिसको प्रतिस्थापित कर सकते हैं। मतलब इन ऑप्शंस में से किससे प्रतिस्थापित कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए ABC में ये ऑप्शंस आपको दिए गए हैं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए से इसको हम प्रतिस्थापित कर सकते हैं। अगला प्रश्न ध्यान से देखिए, श्रृंखला का इसमें बताना है कुछ ऐसे नंबर्स हैं जैसे 4, तो जिनके ठीक पहले 8 या 9 और ठीक बाद में 2 आ रहा हो, ऐसे कितने 4 हैं। तो देखेंगे सबसे पहले 4, 1 ये हो गया, जितने 4 हैं उनको देख लीजिए, 2, इतने 4 लिखे हैं, इनके पहले 8 या 9 और बाद में 2 आ रहा हो, तो इसमें नहीं आ रहा, पहले 8 और 9, इसमें भी नहीं आ रहा, इसमें देखिए आ रहा है लेकिन बाद में 2 नहीं आ रहा है, सिर्फ 1 है जिसमें ये पहले 8 आ रहा है और बाद में 2 आ रहा है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। 63rd क्वेश्चन देखिए, तो ये आपको दिया गया है 22 इंटू 46 424 आ रहा है, 15 से 29 का मल्टीप्लाई करेंगे 518 आ रहा है। अब इसमें बताना इसको कैसे सॉल्व करेंगे, जो 37 इंटू 62 इसके बराबर हो जाएगा। तो देखिए पहली वाली सीरीज़ में हमने क्या किया है, इसमें 2 इंटू 2 करेंगे, तो पहले मैं क्लियर कर देती हूँ जिसे दिखे। ठीक है, 2 इंटू 2 करेंगे तो आ गया 4, और फिर आगे देखते हैं 4 इंटू 6 कर देंगे, 4 इंटू 6 24, और यहाँ पर देखिए 4 24, एक ये और 2 ये लिख लिए गए। ऐसे ही आगे देखेंगे तो 5 1 जा 5 मल्टीप्लाई कर दिया आपस में, और 2 9 जा 18, ये 18 5 18 लिख गया इसी तरह। तो अब 7 3 जा कितना होता है, तो 21 होता है, और 6 2 जा 12 आपस में लिख देंगे 2112। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 64th क्वेश्चन देखिए, प्रमिला सनी की पत्नी और सुमित की बहन है। सुमित राकेश जो सुचिता के ससुर हैं के पिता हैं। सौरभ सुमित का पोता है। प्रमिला और राकेश के बीच क्या संबंध है। ऑप्शन ए बुआ और भतीजे का, ऑप्शन बी माँ और बेटे का, सी है सास और दामाद का, डी पति और पत्नी का। तो देखिए प्रमिला क्या है, ये है सनी की पत्नी, तो सबसे पहले प्रमिला लिखिए और ये हो गई सनी की पत्नी। ठीक है, आगे बताया जा रहा है, और ये सुमित की बहन है। ठीक है, तो यहाँ पर सुमित इसका भाई हो गया, मैं आगे ब्रदर लिख दे रही हूँ। ठीक है, अब सुमित राकेश जो सुचिता के ससुर हैं, सुमित राकेश जो सुचिता के ससुर हैं, तो यहाँ पर देखेंगे सुचिता के ससुर, तो यहाँ पर जब इंग्लिश में पढ़ेंगे तब क्लियर होगा। सुमित इज द फादर ऑफ राकेश, तो ये राकेश के फादर हैं सुमित। ठीक है, ये सुमित ऐसे लिख दिया है, राकेश के फादर हो गए। और ये किसके ससुर हैं, बताया गया है सुचिता के ससुर हैं। ठीक है, तो आगे देखते हैं, सुचिता के ससुर हो जाएंगे, और सुमित, सौरभ जो है सुमित का पोता, तो इनकी पहले तो पत्नी बनाते हैं सुचिता, और इनका बेटा हो जाएगा सौरभ। ठीक है, सौरभ। अब हमसे पूछा गया प्रमिला और राकेश के बीच क्या संबंध है। यहाँ पर प्रमिला और राकेश से संबंध पूछा है, तो यहाँ पर हो जाएगा बुआ और भतीजे का, क्योंकि सुमित फादर है और उनकी बहन है प्रमिला, तो बुआ और भतीजे का ऑप्शन ए करेक्ट होगा। 65th क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या अन्य 3 से भिन्न है। 125, 343, 512 और 169 में से बताना है। तो देखिए पहले वाले में 5 का क्यूब है, बी ऑप्शन में ये 7 का क्यूब है, ये 8 का क्यूब है,
और 169, ये 13 का स्क्वायर है और यही हमारा राइट आंसर होगा। बाकी तीनों क्या है, क्यूब दिए गए हैं और ये अन्य से भिन्न हो जाएगा। 66 क्वेश्चन है, हिमालय को किसी भाषा में हम 46 लिखते हैं तो वेस्टर्न को उसी तरह किस में लिखेंगे। तो हिमालय का दिया गया, वेस्टर्न का लिखेंगे तो इसमें हो जाएगा 84, बी ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, इनके जो प्लेस वैल्यू है इससे आप निकाल सकते हैं। 67 देखिए, यदि किसी अधिवर्ष की 29 जनवरी को रविवार था तो उसी 21 मार्च को कौन सा दिन होगा। अगर आपको पहला नहीं समझ आया तो मैं बता दे रही हूँ। हिमालय में क्या है, हिमालय में पहले आप देखिए जो भी इसमें प्लेस वैल्यू सबसे पहले इनको लिखिए। ठीक है, तो यहाँ पर h का हो जाएगा 8, लेकिन इससे नहीं निकलेगा। देखिए इसमें वोवेल और कॉन्सोनेंट अलग किए गए, जैसे हिमालय में आई हो गया, जितनी बार वोवेल्स आए हैं ए और ए, 3 ए आए हैं और आई। ठीक है, कॉन्सोनेंट में एच है, एम है, एल है और वाई है। अब इनकी प्लेस वैल्यू आपस में पहले प्लस कीजिए, तो आई 9 और ये 3, यहाँ पर 12 हो गया और एच 8 होता है, एम 13 है और यहाँ पर एल का 12 होगा। ठीक है, और वाई का 25 है। इनको ऐड करेंगे 58 आ जाएगा। 58 माइनस 12 करेंगे तो आ गया 46। ठीक है, पहला समझ में आ गया। अब ऐसे ही हम लोग वेस्टर्न में भी सॉल्व करेंगे। वेस्टर्न में क्या हो जाएगा, तो देखिए सबसे पहले वॉवेल्स देखिए कितने, ई और ई, 2 वॉवेल्स हैं, ई प्लस ई कीजिए, 5 + 5 10 हो गया। कॉन्सोनेंट कितने हैं, डब्ल्यू है, एस है, टी है, आर है और एन है, ऐड करिए। ठीक है, तो डब्ल्यू का 23 हो जाएगा, एस का 19 है, टी का 20 है, आर का यहाँ पर 18 है और एन का 14 है, ऐड करेंगे हो जाएगा 94। 94 माइनस 10 84 राइट आंसर है। ठीक है, अब अगला प्रश्न मैं बोल चुकी हूँ, उसका भी देख लीजिए, मुझे लगा वो सॉल्व नहीं हो पाएगा तो बता दूँ। फिर 67 का देखिए कैसे होगा, तो इसको सॉल्व करने के लिए देखिए जनवरी, फरवरी और मार्च का कोड लिखेंगे। ठीक है, 21 मार्च है, ये याद रखिएगा। 29 जनवरी को पूछा गया, जनवरी का 2, फेब का 1 और यहाँ पर 0, इनको ऐड करेंगे 3 डेज हो जाएंगे। तो संडे में हम +3 कर देंगे, वेंसडे आ जाएगा, ऑप्शन सी करेक्ट है। 68 क्वेश्चन है, माइक्रोकॉन्ड्रिया शब्द के अक्षरों से निम्नलिखित में से कौन सा शब्द बनाया जा सकता है, ड्रॉप, रेन, रिवर या रोडेंट। राइट आंसर है रेन बनेगा। 69 है, रेडियस को 191340 से लिखते हैं तो डायमीटर को कैसे लिखेंगे। ठीक है, तो रेडियंट यहाँ पर 19 है तो 18 होता है इसका प्लेस आर का और +1 19 हो गया। ठीक है, डी का और आई का, आई 9 होता है, डी का 4 होता है, ऐड किया 13 हो गया। और इसी तरह यू और एस को ऐड करेंगे तो 40 हो जाएगा। डायमीटर में भी 2 का पेयर बनाइए, डी प्लस आई, तो 9 प्लस यहाँ पर डी 4 13 हो जाएगा। 13 हमें किस में दिया गया, 2 ऑप्शंस में, ए और एम जोड़ के 14 होगा। 13 और 14 लीजिए, आगे निकालने की जरूरत नहीं, ऑप्शन सी हमें मिल गया। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित को तार्किक क्रम में व्यवस्थित करें, घुटना, कान, माथा और पैर की उंगली। ठीक है, तो घुटना, इसको मतलब कि हमें एक अरेंज करना है ऑर्डर में। अब देखिए करेक्ट आंसर सीक्वेंस क्या हो जाएगा इसका, तो सबसे पहले माथा आएगा, माथे के बाद कान, ठीक है, कान के बाद घुटना और फिर पैर की उंगली। ये बॉडी के पार्ट्स हैं, इजी है ये क्वेश्चन। 71 क्वेश्चन है, प्रस्तुत चिन्ह में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। एक सीरीज दी गई है, 2, 5, 7 और 8 में से बताना है। ठीक है, तो देखते हैं, पहले वाले में 5 है, 2 और 5 है, 1 2 आगे दिया गया है और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है, क्या होगा, तो हम आपस में जोड़ देते हैं। ठीक है, देखिए ऐसे 5 × 5 करिए, यहाँ पर सब 5 5 आ रहे हैं। ठीक है, तो 5 × 5 25 हो जाएगा, फिर 25 × 5 125 और 125 × 5 625 होगा। तो क्वेश्चन मार्क की जगह पर यहाँ पर 2 आएगा। ठीक है, 2 ऑप्शन ए करेक्ट है। ना समझ आया फिर से देखिए, 5 का हम 5 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, सबका 5 से, यहाँ पर अब ये 25 हो गया, अब ये 25 का, इसी तरह 125 हो गया। ठीक है, ये समझ में आया। और यहाँ पर 6 दिया था तो 625 होना चाहिए। ठीक है, राइट आंसर यहाँ पर इसीलिए हमने चूज़ किया है 2। 72 क्वेश्चन है, इसका वाटर इमेज बताना है, क्या होगा, तो वाटर इमेज ऑप्शन सी करेक्ट होगा। 73 क्वेश्चन है, सेलिब्रेशन का यूज़ करके कौन सा शब्द नहीं बनाया जा सकता, ब्रेन, रेशन,
फिर है क्रिमेशन या टीयर। यहाँ पर क्रिमेशन नहीं बना सकते क्योंकि एम नहीं दिया गया है। 74 देखिए, ए को 5, ई को 25, तो टीयर का क्या होगा? ठीक है, ए का हमने कोड क्या रखा 5 और ई का 25 रखा है, तो टीयर का बताना है। ठीक है, इसका राइट आंसर देखिए 120, 152, 256 या 220 क्या होगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा, देखिए कैसे निकालेंगे। तो ए का हमने 1 रखा है, 1 इंटू 5 जब करेंगे तो 5 आ जाएगा। ई को 5 5 ज़ा 25 कर दिया है, 5 वैल्यू होती है ना, सबसे 5 का मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो टीयर का क्या होगा? टी का 20 हो जाएगा, ई का 5 है, ए का 1 है और आर का 18 है। ठीक है, इन सभी को हम 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा? 220, 220 सही उत्तर है। 75 क्वेश्चन देखिए, उस चित्र को ज्ञात कीजिए जो अन्य से भिन्न है, ए बी सी डी में से। तो इसमें डी भिन्न है, सभी तो कोई ना कोई ट्रांसपोर्टेशन के मोड हैं, बाकी ये एक कीट है इसलिए अलग हो जाएगा। 76 क्वेश्चन देखिए, बताइए कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। पहला है, मैरिज कॉलेज की स्थापना वर्ष 1926 में शास्त्रीय संगीत की विभिन्न शैलियों के एक विशिष्ट शिक्षण पद्धति और विशिष्ट पाठ्यक्रमों के साथ की गई थी। सेकंड, इसका नाम बदलकर भातखंडे हिंदुस्तानी संगीत महाविद्यालय कर दिया गया और 26 मार्च 1966 को राज्य सरकार ने अपने अधिकार में ले लिया। फोर्थ, 24 अक्टूबर 2002 को एक अधिसूचना द्वारा भातखंडे हिंदुस्तान संगीत महाविद्यालय को विश्वविद्यालय घोषित किया गया था। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, तीनों करेक्ट हैं, बट चौथा स्टेटमेंट गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि यहाँ पर 24 अक्टूबर 2000 को हुआ था, ना कि 2002 को। 77 क्वेश्चन देखिए क्या है। पहला स्टेटमेंट है, कहार जाति द्वारा मांगलिक अवसर पर किए जाने वाले नृत्य को नटवरी नृत्य कहते हैं। सेकंड है, संगीत तथा नक्कारे की लय पर खेल मुद्राओं द्वारा किए जाने वाले नृत्य को धीवर राग कहते हैं। थर्ड है, चौरसिया नृत्य यूपी के जौनपुर जिले में कहारों द्वारा किया जाने वाला नृत्य है। फोर्थ है, ददरी के पशु मेले का आयोजन बलिया में किया जाता है। तो देखिए, जो कहार जाति द्वारा मांगलिक अवसर पर किया जाने वाला नृत्य वो धीवर नृत्य है, और संगीत तथा नक्कारे की लय पर कौन सा नृत्य होता है? नटवरी नृत्य। पहला दूसरा गलत है, तीसरा और चौथा कथन सही है, इसलिए ऑप्शन बी सही होगा। 78 क्वेश्चन है, वाजिद अली शाह के समय में कथक नृत्य और ठुमरी गायन शैली की इसको विशेष लोकप्रियता प्राप्त हुई थी। ठुमरी गायन शैली के प्रणेता कौन थे? महाराज बिंदादीन थे। थर्ड है, उस्ताद खुर्शीद अली खां को जौनपुरी गायन शैली का जनक माना जाता है। फोर्थ है, मिर्जापुर के पंडित शंभुनाथ मिश्र प्रसिद्ध संतूर वादक थे। तो देखिए, इसका सही उत्तर है पहला और दूसरा कथन सही है। जौनपुरी गायन शैली यहाँ पर दिया गया उस्ताद खुर्शीद अली खां, गलत हो जाएगा, ये हो जाएगा लखनऊ गायन शैली के जनक थे। और जो मिर्जापुर के पंडित थे शंभुनाथ मिश्र, ये प्रसिद्ध सारंगी वादक थे, ना कि संतूर वादक। सही उत्तर यहाँ पर ऑप्शन ए है। 79 क्वेश्चन है, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में सेट करना है। पहला है, उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान। सेकंड है, उत्तर प्रदेश के सभी सरकारी कार्यालयों में राजभाषा हिंदी का प्रयोग अनिवार्य कर दिया गया था। उत्तर प्रदेश उर्दू अकादमी और हिंदुस्तान अकादमी। तो देखिए, सबसे पहला हो जाएगा उत्तर प्रदेश हिंदी इंस्टीट्यूट, 30 दिसंबर 1976। और हिंदी का प्रयोग कब अनिवार्य किया गया? 26 जनवरी 1968, 26 जैन 1968। ठीक है, उत्तर प्रदेश उर्दू अकादमी 1972 स्थापना होती इसकी। हिंदुस्तान अकादमी इसकी 1927, 29 मार्च 1927। 4231 राइट आंसर ऑप्शन ए है। अगला प्रश्न देखिए, जो लेटेस्ट मिनरल डेटा है उसके अकॉर्डिंग कौन सा गलत है स्टेटमेंट। चीन विश्व में लिग्नाइट का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है, गुजरात लिग्नाइट का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है, और तमिलनाडु में लिग्नाइट के सर्वाधिक रिजर्व पाए जाते हैं, और भारत विश्व में लिग्नाइट का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है। कोई एक कथन गलत है, वो हो जाएगा कौन सा? ऑप्शन बी। तो गुजरात नहीं, लिग्नाइट का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर तमिलनाडु है, सबसे ज़्यादा रिजर्व भी तमिलनाडु में ही है। 81 क्वेश्चन देखिए, 2011 की जनगणना के अनुसार कौन सा कथन गलत है। तो इसमें न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि दर वाला राज्य असम है, भारत की सकल प्रजननता दर 2.4% है, उत्तर प्रदेश में सबसे कम क्षेत्रफल वाला जिला हापुड़ है, और सर्वाधिक साक्षर जैन धर्म है। कौन सा एक गलत है? तो लोवेस्ट पॉपुलेशन ग्रोथ रेट असम का है, ये यहाँ पर देखिए गलत हो जाएगा, ये नागालैंड का है, इसलिए ऑप्शन ए गलत है, बाकी सारे करेक्ट हैं।
82nd क्वेश्चन है, कौन सा इनकरेक्ट है ऑप्शन? ऑप्शन ए है आशीष खन्ना नवंबर 2024 में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के महानिदेशक बनाए गए हैं। आशीष खन्ना ये जो है इंटरनेशनल सोलर अलायंस ISA इसके चौथे महानिदेशक बने हैं और ये किसका स्थान ले रहे हैं? डॉक्टर अजय माथुर का। और 2024 से 26 के लिए अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का अध्यक्ष और फ्रांस को उपाध्यक्ष चुना गया है। बताइए कौन सा इसमें से इनकरेक्ट है? तो ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, आशीष खन्ना ये कौन से महानिदेशक बने हैं? तो ये ISA के दिए गए हैं चौथे, जबकि ये थर्ड हैं। बाकी करेक्ट है। ISA का अध्यक्ष किसको बनाया गया है? इंडिया को। और उपाध्यक्ष किसको चुना गया? फ्रांस को। ठीक है, तो राइट आंसर होगा क्या यहाँ पर बी हो जाएगा। 83rd क्वेश्चन है, भारत राज्य वन रिपोर्ट 2023 के संबंध में गलत विकल्प चुनना है। ऑप्शन ए सर्वाधिक वन आवरण वाला राज्य MP है। परसेंटेज वाइज देखेंगे तो सर्वाधिक वन आवरण वाला राज्य मिजोरम है और वन आवरण में सर्वाधिक वृद्धि किसने की है? मिजोरम में। और 2021 के आकलन की तुलना में देश की मैंग्रोव कवरेज में 17.43 वर्ग किलोमीटर की शुद्ध कमी आई है। यहाँ पर जो इनकरेक्ट है वो ऑप्शन डी ही है कि अगर 2021 से अगर इसको हम तुलना करेंगे तो मैंग्रोव कवर में 7.43 किलोमीटर स्क्वायर की कमी आई है। 7.43 ना कि 17.43। ठीक है, यहाँ पे ये याद रखिएगा। 84th क्वेश्चन है, जो लेटेस्ट एग्रीकल्चर डेटा उसके अकॉर्डिंग बताना है कि भारत विश्व में 5वां सबसे बड़ा मीट प्रोड्यूसर है। ठीक है, और यहाँ पर विश्व का छठा लार्जेस्ट कौन सा है? मेज प्रोडक्शन में आता है मक्का उत्पादन में। दुग्ध के उत्पादन में भारत विश्व में तीसरे स्थान पर है और रेपसीड में ये सबसे बड़ा है। तो बताइए कौन सा इसमें से करेक्ट ऑप्शन होगा? यहाँ पर पहला और दूसरा करेक्ट है। मीट में इंडिया 5th नंबर पर है और 6th नंबर पर मक्के के प्रोडक्शन में है। दूध में इंडिया तीसरे प्लेस पर है, 3rd प्लेस रखता है। और बात करते हैं रेपसीड ऑयल में तो देखिए यहाँ पर माफ़ कीजिएगा, जो यहाँ पर तीसरा क्योंकि दिया ही गया है, मिल्क के प्रोडक्शन में ये हो जाएगा फर्स्ट है अपना इंडिया, जिसमें यूपी सबसे पहले आता है स्टेट वाइज और रेपसीड में 3rd है, इसलिए ये गलत हो गया। राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन ए होगा। 85th क्वेश्चन देखिए, नए डेटा के अकॉर्डिंग बताना जो एग्रीकल्चर डेटा है। यूपी जौ के प्रोडक्शन में 2nd प्लेस रखता है। बागवानी की दृष्टि में यूपी लीडिंग स्टेट है, अग्रणी राज्य है। मसूर के प्रोडक्शन में 2nd है। खरबूजा में 1st प्लेस रखता है और कुल फलों के उत्पादन में तीसरा अग्रणी राज्य है। कौन से स्टेटमेंट करेक्ट हैं? सारे ही सही हैं, ऑप्शन डी करेक्ट होगा। तो यूपी से रिलेटेड डेटा याद होना चाहिए। यूपी जौ के प्रोडक्शन में 2nd प्लेस, बागवानी में 1st नंबर पे आएगा, मसूर में 2nd प्लेस रखेगा, खरबूजे में 1st हो जाएगा और फलों में ये 3rd हो जाएगा। 86 क्वेश्चन क्या कह रहा है? विश्व बौद्धिक संपदा संगठन के संबंध में कौन सा विकल्प सही है? इसका एस्टैब्लिशमेंट कब हुआ? 1967 में। मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। इसके महानिदेशक डेरेन तांग हेंग शिम है और भारत को WIPO की सदस्यता प्रदान की गई थी 1975 में। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, सारे स्टेटमेंट करेक्ट हैं। 87 क्वेश्चन है, जो 18th UPSFR रिपोर्ट है 2023 की, इसमें कौन सा विकल्प गलत है? तो देखिए, कुल क्षेत्रफल और परसेंटेज दोनों के हिसाब से देखेंगे, सबसे अधिक वन आवरण सोनभद्र में है और वर्ष 2023-24 के दौरान वनाग्नि की घटनाओं वाला शीर्ष जिला लखीमपुर खीरी है। उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक उत्तरी शुष्क मिश्रित पर्णपाती वन पाए जाते हैं। और डी है, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक झाड़ियाँ कहाँ है? आगरा जिले में है। कौन सा गलत है विकल्प? यहाँ पर जो रॉन्ग आंसर है वो ऑप्शन डी हो जाएगा। 88 क्वेश्चन है, लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से मैच करेंगे। ठीक है, तो हमें बताना है इसमें 2023, 2024, 2025 को कौन कौन से ईयर घोषित किए गए हैं। तो शांति की गारंटी के रूप में संवाद वर्ष, ठीक है, रेंजलैंड्स और चरवाहों का वर्ष, ग्लेशियर के संरक्षण का वर्ष और कैमलिट्स का वर्ष। तो सबसे पहले आप देखिए, कैमलिट्स ईयर 2024 को बोला गया, तो बी का 4 हमें एक ही ऑप्शन में दिया गया, वो ऑप्शन डी आंसर मिल जाएगा। 2023 को शांति की गारंटी के रूप में अंतर्राष्ट्रीय वर्ष था। 2025 ग्लेशियर के संरक्षण का वर्ष है जो इस साल का है और 2026 को घोषित किया गया रेंजलैंड्स और चरवाहों का वर्ष। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। 89 क्वेश्चन है, इनकरेक्ट ऑप्शन चूज करना है। ऑप्शन ए है, जो सेंसस है 2011 के, उसके अकॉर्डिंग बताना है अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप में भी कोई अनुसूचित जाति नहीं है और अनुसूचित जाति की जो जनसंख्या है उसका कुल जनसंख्या का जो परसेंटेज है इंडिया का वो 16.6% है
और इसके अनुसार अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या देश की कुल जनसंख्या का 12.6% है। और 2011 की जनगणना के अनुसार पुदुचेरी, दिल्ली, चंडीगढ़, हरियाणा और पंजाब में कोई अनुसूचित जनजाति नहीं है। इनमें से कौन सा एक गलत है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी गलत दिया गया, क्योंकि जो अनुसूचित जनजाति है, ठीक है, शेड्यूल्ड ट्राइब है, इसकी जनसंख्या जो है देश की कुल जनसंख्या का 8.6% है और एससी की जनसंख्या कितनी, 16.6, याद रखिएगा। अगला प्रश्न ध्यान से देखिए। पहला स्टेटमेंट है, एम एन रॉय ने वर्ष 1945 में जन योजना प्रस्तुत की थी। इस योजना के अंतर्गत लोगों की बुनियादी जरूरतों की पूर्ति पर बल दिया गया था। सेकंड है, जयप्रकाश नारायण ने वर्ष 1950 में सर्वोदय योजना प्रस्तुत की थी और इस योजना के अंतर्गत कृषि और कृषि आधारित लघु और कुटीर उद्योगों पर बल दिया गया था। थर्ड है, केंद्रीय बजट 2025-26 के अनुसार किसान क्रेडिट कार्ड की लोन सीमा बढ़ाकर 5 लाख कर दी गई है। इसका सही उत्तर ऑप्शन डी है। तीनों स्टेटमेंट करेक्ट हैं। 91st क्वेश्चन देखिए। पहला स्टेटमेंट है, वर्ष 1944-45 के दौरान देश के 8 प्रमुख पूंजीपतियों द्वारा देश के आर्थिक विकास की योजना तैयार करने के उद्देश्य से बॉम्बे प्लान नामक योजना शुरू की गई थी। सेकंड है, आर्थिक नियोजन की पहली रूपरेखा वर्ष 1934 में एम विश्वेश्वरैया द्वारा लिखित प्लान्ड इकोनॉमी ऑफ इंडिया पुस्तक में प्रकाशित की गई थी। थर्ड स्टेटमेंट है, श्रीमान नारायण अग्रवाल ने वर्ष 1948 में गांधीवादी योजना प्रस्तुत की थी। इसका सही उत्तर है, देखिए, पहला और दूसरा कथन इसमें सही ऑप्शन ए चूज करेंगे। तीसरा गलत है, क्योंकि श्रीमान नारायण ने 1944 में गांधीवादी योजना प्रस्तुत की थी। 92nd क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए और ऑप्शंस आपके सामने दिए गए हैं, ठीक है। सबसे पहला स्टेटमेंट देखिए क्या है, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम पहली बार 1991 में पीवी नरसिम्हा राव द्वारा प्रस्तावित किया गया था, सही है। फिर है राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, 20 अगस्त 2005 को ये पारित किया गया था। 2 अक्टूबर 2009 को राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 में एक संशोधन कर इसका नाम बदला गया और महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम कर दिया गया था, ये भी सही है। और मनरेगा का जो प्राथमिक उद्देश्य है वो ग्रामीण परिवारों को प्रति वर्ष 100 दिनों का वेतन रोजगार की गारंटी देना, ये भी करेक्ट है। राइट आंसर यहाँ पर इसीलिए हम लोग ऑप्शन डी चूज करेंगे, सारे ऑप्शन करेक्ट हैं। तो 93rd क्वेश्चन पे आ चुके हैं हम लोग। देखिए इसमें 5 स्टेटमेंट है, पांचों को ध्यान से देखिए। पहला, वर्ष 1949 में पीसी महालनोबिस की अध्यक्षता में एक राष्ट्रीय समिति का गठन किया गया था और इस समिति की सिफारिश पर केंद्रीय सांख्यिकी संगठन की स्थापना 1951 में की गई थी। और इसकी ये जो संगठन है इसने 1955 से कार्य करना शुरू कर दिया था और केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय की सांख्यिकी शाखा है और केंद्रीय सांख्यिकी संगठन दिल्ली में स्थित है। इससे रिलेटेड भी सारे स्टेटमेंट करेक्ट है, इसलिए ऑप्शन बी चूज करेंगे। 94th क्वेश्चन ध्यान से देखिए, गलत विकल्प चुनना है तो पहला ऑप्शन ए देखते हैं। प्रति व्यक्ति आय को ज्ञात करने के लिए राष्ट्रीय आय को कुल जनसंख्या से भाग दिया जाता है। बी, 8वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान 1993 में प्रधानमंत्री रोजगार योजना शुरू की गई थी। थर्ड, एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम को वर्ष 1978 में चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान शुरू किया गया था और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। इसमें जो गलत है वो ऑप्शन सी होगा। एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम 1978 में शुरू किया गया था, ठीक है, ये दिया गया, लेकिन ये चौथी पंचवर्षीय योजना नहीं थी, ये 5वीं पंचवर्षीय योजना थी जिसमें इसे शुरू किया गया था। 95th क्वेश्चन देखिए, आर्थिक समीक्षा 2024-25 के अनुसार निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला, वर्ष 2024 में स्वच्छ भारत मिशन चरण 2 के अंतर्गत 1.92 लाख गांवों को खुले में शौच ODF प्लस घोषित किया गया, जिसके कारण देश में अब कुल 3.64 लाख गांव ODF प्लस का दर्जा प्राप्त कर चुके हैं। सेकंड है, दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना जो DDU-GJY और सौभाग्य योजना के तहत 18,374 गाँव में विद्युतीकरण करके 2.9 करोड़ घरों को विद्युतीकरण सुविधा दी गई है। थर्ड है, 3 अप्रैल से नवंबर 2024 के बीच 2231 किलोमीटर रेलवे नेटवर्क जोड़ा गया और 16 नई वंदे भारत ट्रेनें शुरू की गई हैं। इसमें देखिए थर्ड स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, बाकी दोनों स्टेटमेंट सही हैं, ठीक है, इसलिए ऑप्शन ए चूज करिए। अप्रैल से नवंबर दिया गया 2024 तक के, तो 2031 किलोमीटर रेलवे नेटवर्क चालू किया जाएगा, जिसे अप्रैल से अक्टूबर 2024 के बीच 17 जोड़ी नई वंदे भारत ट्रेनें शुरू की जाएंगी। 96 क्वेश्चन है, केंद्रीय बजट 2025-26 में छात्रों के लिए स्कूल और उच्चतर शिक्षा में भारतीय भाषाओं को बढ़ावा देने और मातृभाषा में शिक्षा प्राप्त करने के लक्ष्य से डिजिटल रूप में
पुस्तकें प्रदान करने के लिए किस योजना की घोषणा की गई? राष्ट्रीय शिक्षा नीति योजना, मातृभाषा शिक्षा प्रोत्साहन योजना, डिजिटल शिक्षा मिशन या भारतीय भाषा पुस्तक योजना? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, भारतीय भाषा पुस्तक योजना। 97वां क्वेश्चन है, आर्थिक समीक्षा 2024-25 के अनुसार कौन से कथन सही हैं? पहला स्टेटमेंट देखिए, भारतमाला परियोजना के तहत 2024 में 6,215 किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्गों का निर्माण किया जाएगा। सेकंड है, वित्त वर्ष 2024 में कृषि और इससे संबंधित क्षेत्रों ने जीडीपी में 16% का योगदान दिया। थर्ड है, पीएम किसान योजना के तहत 31 अक्टूबर 2024 तक 23.61 लाख किसानों को लाभ मिला है। फोर्थ है, भारतीय रेलवे ने 2029 से 2030 गीगावाट अक्षय ऊर्जा का लक्ष्य रखा है, जिसमें अक्टूबर 2024 तक 375 मेगावाट सौर और 103 मेगावाट पवन ऊर्जा क्षमता स्थापित हो चुकी है। इसमें देखिए कौन सा कथन गलत है और कौन सा सही है, तो ऑप्शन ए करेक्ट होगा। इसमें तीसरा गलत है, बाकी सही है। तो 31 अक्टूबर 2024 तक 23.61 लाख किसानों के लिए पेंशन योजना, प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना में नामांकन कराया था, ना कि इनको लाभ दिया गया है। तो ऑप्शन 3 यहाँ पर इनकरेक्ट हो जाएगा। 98 क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो बजट में बिहार में कृषि और रोजगार को बढ़ावा देने के लिए वित्त मंत्री जी ने राज्य में मखाना बोर्ड के गठन का ऐलान किया है। सेकंड है, बजट में असम के नामरूप में 12.7 लाख टन वार्षिक उत्पादन क्षमता वाले एक नए यूरिया संयंत्र को स्थापित करने की घोषणा की गई है। यहाँ पर दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है, इसलिए ऑप्शन डी सही होगा, कोई भी गलत नहीं। 99वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा गलत है? ऑप्शन ए, उत्तर प्रदेश माटी कला बोर्ड के संचालन हेतु 11.50 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। ये पंडित दीनदयाल उपाध्याय खादी विपणन विकास सहायता योजना हेतु 32 करोड़ रुपए आवंटित किया गया है। सी, पीएम मित्र योजना के अंतर्गत टेक्सटाइल पार्क की स्थापना से संबंधित व्यय हेतु 300 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। और ऑप्शन डी में से कोई भी करेक्ट नहीं है, मतलब कोई भी गलत नहीं है, क्योंकि गलत पूछा गया है। राइट आंसर ऑप्शन डी है, क्योंकि तीनों स्टेटमेंट करेक्ट हैं। अगला प्रश्न देखिए, कौन सा कथन गलत है? तो यहाँ पर उत्तर प्रदेश बजट 2025-26 में 4 नए एक्सप्रेसवे के निर्माण का निर्णय लिया गया है। जो बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे है, इसके साथ डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर परियोजना के लिए 461 करोड़ रुपए प्रस्तावित हैं और बुंदेलखंड रीवा एक्सप्रेसवे का निर्माण करने के लिए 50 करोड़ रुपए की व्यवस्था की जा रही है। ऑप्शन डी इनमें से कोई भी गलत नहीं है। राइट आंसर ऑप्शन डी ही है, क्योंकि तीनों करेक्ट दिए गए हैं। 101st क्वेश्चन, तो 55वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2024 के संबंध में कौन सा कथन सही है? फर्स्ट है, 55वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का जो आयोजन है वो नवंबर महीने में किया गया था और इसका आयोजन गोवा के डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी स्टेडियम में हुआ और इस आयोजन में फोकस देश अमेरिका था। तो इस आयोजन में जो फोकस देश था वो ऑस्ट्रेलिया था, बाकी करेक्ट है, तो ऑप्शन बी चूज करेंगे। 102nd क्वेश्चन है, इनकरेक्ट ऑप्शन चूज करना है। उत्तर प्रदेश ग्रीन हाइड्रोजन नीति 2024 के बारे में स्टेटमेंट है। पहला, यूपी सरकार ने 5 मार्च 2024 को मंत्रिमंडल की बैठक में ग्रीन हाइड्रोजन नीति 2024 को मंजूरी दी है। और सेकंड है, इसे वर्ष 2030 तक सालाना 10 लाख मीट्रिक टन ग्रीन हाइड्रोजन उत्पन्न करने का लक्ष्य रखा गया है। थर्ड है, ग्रीन हाइड्रोजन नीति के संचालन में नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा विकास अभिकरण यूपी नेडा नोडल एजेंसी होगी। कौन सा इनकरेक्ट है? तो ऑप्शन सी, मतलब दूसरा गलत है। तो यहाँ पर 2028 तक के टारगेट रखा गया है, ना कि 2030 तक 10 लाख मीट्रिक टन ग्रीन हाइड्रोजन उत्पन्न करने का लक्ष्य। 103rd क्वेश्चन है, श्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रूस और ऑस्ट्रिया की यात्रा के बारे में कौन से स्टेटमेंट करेक्ट है? देखते हैं। पहला स्टेटमेंट क्या है, तो इन्होंने 8 से 10 जुलाई 2024 तक रूस और ऑस्ट्रिया की आधिकारिक यात्रा की। 8 से 9 जुलाई 2024 तक वे 22वें भारत रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन में भाग लिया और 9 से 10 जुलाई 2024 तक ऑस्ट्रिया के दौरे पर रहे, माफ कीजिएगा। और श्री नरेंद्र मोदी की ऑस्ट्रिया की यात्रा 41 वर्षों में किसी भारतीय प्रधानमंत्री की पहली यात्रा थी। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी करेक्ट होगा, तीनों स्टेटमेंट सही है। अगला प्रश्न देखिए ध्यान से, कौन सा स्टेटमेंट गलत है? पहला, राजस्थान मंत्रिमंडल ने 2 जुलाई 2024 को विमानन प्रशिक्षण और रखरखाव सेवाएं विकसित करने के लिए नीति को मंजूरी दी और इस नीति के अंतर्गत कोटा में ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट बनाया जाएगा। सेकंड, 21 जून 2024 को एनसीसी पर्वतारोहण अभियान दल ने माउंट कांग यात्रा से सेकंड अभियान को सफलतापूर्वक पूरा किया था। थर्ड, गुरु ग्रंथ साहिब के 2 पवित्र स्वरूप में भौतिक प्रतियां दोहा पुलिस कतर द्वारा भारतीय दूतावास को लौटा दिए गए हैं।
इनमें से कौन सा कथन गलत है? तो कोई भी गलत नहीं है, इसलिए ऑप्शन डी सही होगा। अगला प्रश्न विक्टोरिया झील के बारे में, इसके जीर्णोद्धार के संदर्भ में कौन से कथन सही हैं? तो पहला, भारत स्थित जो थिंक टैंक है सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट CSE और तंजानिया की राष्ट्रीय पर्यावरण प्रबंधन परिषद NEMC ने विक्टोरिया झील का जीर्णोद्धार करने की रणनीतियों पर निर्णय लेने के लिए जनवरी 2024 में दार एस सलाम में एक बहुराष्ट्रीय हितधारक सत्र आयोजित किया था। सेकेंड है, विक्टोरिया झील अफ्रीका की सबसे बड़ी झील और दुनिया की सबसे बड़ी अलवणीय अर्थात फ्रेश वाटर लेक है और इसकी तटरेखा केन्या, युगांडा और तंजानिया KUT कट से याद रखिएगा, तो यहाँ पर साझा करती है। सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, मतलब यहाँ पर हमसे सही पूछा गया है, तो 1 मिनट सी होगा, मतलब दोनों स्टेटमेंट करेक्ट हैं। अगले प्रश्न में भी सही उत्तर बताना है। तो पहला है, ग्रीन हाइड्रोजन नवीकरणीय विद्युत ऊर्जा का उपयोग करके जल के अणुओं को हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में विभाजित करके प्राप्त किया गया हाइड्रोजन होता है और इस प्रक्रिया को इलेक्ट्रोलिसिस कहा जाता है। सेकेंड है, भारत ने 2047 तक 6 मेगा बंदरगाहों के विकास की योजना बनाई है। कौन से ऑप्शन करेक्ट हैं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, दोनों कथन सही हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में चर्चा में रही डंकी फ्लाइट के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है? पहला, हवाई जहाज के जरिए कई देशों में रुकते हुए किसी देश में अवैध रूप से की जाने वाली घुसपैठ को डंकी फ्लाइट्स कहते हैं और यह शब्द पंजाब में चोरी छिपे हवाई मार्ग से अमेरिका या कनाडा जाने वाले लोगों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसमें से गलत बताना, इसलिए ऑप्शन डी होगा, कोई भी कथन गलत नहीं है। 108 क्वेश्चन है, जनजातीय गौरव दिवस के संबंध में कौन सा गलत है? पहला, 15 नवंबर 2024 को चौथा जनजातीय गौरव दिवस मनाया गया और 10 नवंबर 2021 को प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाले कैबिनेट मंत्रिमंडल द्वारा यह निर्णय लिया गया था कि प्रतिवर्ष 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाया जाएगा। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, कोई भी कथन गलत नहीं है। अगला प्रश्न देखिए, बताना है कौन सा कथन गलत है। पहला, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 6 दिसंबर 2024 को केंद्रीय क्षेत्र की एक नई योजना PM विद्यालक्ष्मी योजना को मंजूरी दी थी और सेकंड है, यह योजना NIRF रैंकिंग द्वारा निर्धारित देश के शीर्ष गुणवत्ता वाले उच्च शिक्षण संस्थानों में लागू होगी। राइट आंसर है ऑप्शन ए, केवल पहला गलत है, दूसरा सही है। तो 6 नवंबर 2024 को ये योजना शुरू हुई, ना कि 6 दिसंबर। अगला प्रश्न देखिए, इनमें से कौन सा कथन सही है? ठीक है, 3 स्टेटमेंट दिए गए हैं। तलाकशुदा मुस्लिम महिलाओं को गुजार भत्ता के बारे में कौन से कथन सही हैं? तो सुप्रीम कोर्ट ने 10 जुलाई 2024 को तलाकशुदा महिलाओं के लिए इनको भी CRPC की धारा 125 के तहत गुजारा भत्ता मांग सकने का फैसला सुनाया है। तो उच्चतम न्यायालय की जस्टिस BV नागरत्ना और जस्टिस ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह ने इनकी बेंच थी, इन्होंने अपने फैसले में कहा कि तलाकशुदा मुस्लिम महिला भी CRPC की धारा 125 के तहत गुजारा भत्ता पाने के लिए याचिका दायर करने की हकदार है और उच्चतम न्यायालय के फैसले के अनुसार अगर किसी मुस्लिम महिला की शादी या तलाक स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत हुई तो भी उस पर यह धारा 125 लागू होगी। यहाँ पर सारे स्टेटमेंट करेक्ट हैं, इसलिए ऑप्शन डी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न क्या है? तो देखिए कौन सा गलत है स्टेटमेंट। पहला स्टेटमेंट है, ब्लू लाइन ये एक सीमा रेखा है जिसका प्रतिपादन संयुक्त राष्ट्र ने 2000 में दक्षिणी लेबनान से इजरायली सैनिकों के पीछे हटने के बाद किया था। ब्लू लाइन लेबनान और इजराइल के बीच भौगोलिक सीमा रेखा का निर्धारण करती है। सेकंड है, बिहार राज्य ने राजिम माघी पुन्नी मेला के स्थान पर राजिम कुंभ कल्प मेला पुनः शुरू करने का फैसला किया है। यहाँ पर कौन सा गलत है? वो ऑप्शन बी। क्यों गलत है? क्योंकि ये छत्तीसगढ़ सरकार ने किया है। तो 9 फरवरी 2024 को छत्तीसगढ़ राज्य में राजिम माघी पुन्नी मेला के स्थान पर अब क्या होगा? राजिम कुंभ मेला शुरू करने का फैसला लिया गया है। अगला प्रश्न ध्यान से देखिए, 1 मार्च 2024 को लार्सन और टर्बो LNT लिमिटेड ने निम्नलिखित में से कहां पर ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट में अपने पहले स्वदेश निर्मित हाइड्रोजन इलेक्ट्रोलाइजर का शुभारंभ किया था? गुजरात, तमिलनाडु, उड़ीसा या पंजाब में से? राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, गुजरात के हजीरा में। 113 क्वेश्चन है, फिजी के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी से जुलाई 2024 में किसे सम्मानित किया गया? ऑप्शन ए है PM को, ऑप्शन बी है प्रेसिडेंट, ऑप्शन सी है वाइस प्रेसिडेंट या विराट कोहली। राइट आंसर है ऑप्शन बी, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को। अगले प्रश्न में बताना है गलत विकल्प कौन सा? पहला स्टेटमेंट है, गंगा और अन्य नदियों को स्वच्छ और निर्मल बनाने की दिशा में किए जा रहे प्रयासों की कड़ी में अगस्त 2024 में भारत और डेनमार्क के बीच हरित रणनीतिक साझेदारी हुई है। सेकेंड, इसके तहत प्रयागराज में स्वच्छ नदियों पर स्मार्ट प्रयोगशाला की स्थापना की जाएगी, SLCR की। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए, दूसरा गलत है। क्यों गलत है? तो इसके तहत वाराणसी में, ना कि प्रयागराज में,
CR यहाँ पर स्थापित किए जाएंगे। अगले प्रश्न में बताइए कौन सा कथन सही है। तो हरित क्रांति के बारे में दिया गया है 1960 के दशक में नॉर्मन बोरलॉग ने इसे शुरू किया था और इन्हें विश्व में हरित क्रांति का जनक भी कहते हैं। 1974 में नॉर्मन बोरलॉग को उच्च उपज वाली किस्मों के विकास में उनके नाम के लिए नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। और भारत में हरित क्रांति का नेतृत्व मुख्य रूप से MS स्वामीनाथन ने किया था। कौन से कथन इनमें से सही हैं? तो देखिए तीसरा गलत है, बाकी सारे सही हैं, क्योंकि यहाँ पर ईयर गलत दिया गया, 1970 होगा जब इन्हें नोबेल शांति पुरस्कार दिया गया था। अगले प्रश्न में बताना है कौन से स्टेटमेंट करेक्ट है। पहला है भारत सरकार ने 9 अगस्त 2001 को पौधे की विविधता और कृषक अधिकार संरक्षण अधिनियम लागू किया था। सेकेंड है वर्ष 1998 में गंगा एक्शन प्लान प्रोजेक्ट शुरू करने का जो मुख्य उद्देश्य है इसके जल को प्रदूषण मुक्त बनाना था। थर्ड है भारत सरकार के केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने वर्ष 2022 में 5 अक्टूबर को डॉल्फिन दिवस मनाने का घोषणा किया था। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए। पहला और तीसरा सही है, दूसरा गलत है, क्योंकि गंगा एक्शन प्लान जो प्रोजेक्ट है वो 1985 में शुरू किया गया था। नेक्स्ट में करेक्ट ऑप्शन चूज कीजिए। पहला शैवाल को सपोसी अर्थात ऑटोट्रॉप्स की कैटेगरी में रखते हैं। सेकंड है जो फंजाई है ये परपोसी की श्रेणी में है, क्योंकि इनमें हरित लवक नहीं होता, क्लोरोप्लास्ट नहीं होता, इसलिए इन्हें हेटेरोट्रॉप बोलते हैं। थर्ड है मिलेनियम इकोसिस्टम असेसमेंट की अवधारणा को वर्ष 2000 में संयुक्त राष्ट्र के पूर्व महासचिव कोफी अन्नान द्वारा पेश किया गया था। राइट आंसर ऑप्शन डी, तीनों करेक्ट है। अगला प्रश्न देखिए क्या है। पर्यावरण संरक्षण और सुधार के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार दिया जाता है। राइट लाइवलीहुड अवार्ड, गोल्डमैन अवार्ड, ग्लोबल 500 पुरस्कार दिया जाता है, फिर गोल्डन पांडा अवार्ड। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, ग्लोबल 500 पुरस्कार। इसके अलावा जो राइट लाइवलीहुड अवार्ड है, ठीक है, ये भी पर्यावरण और सामाजिक न्याय के लिए देते हैं राइट लाइवलीहुड सोसाइटी के द्वारा। फिर जो गोल्डमैन फाउंडेशन के द्वारा गोल्डमैन पुरस्कार दिया जाता है। गोल्डन पांडा अवार्ड एक अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव पर वन्य जीव पर दिया जाता है। अगले प्रश्न में गलत विकल्प बताना है। तो सेंटर फॉर फॉरेस्ट्री रिसर्च एंड ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट MP में है। नेक्स्ट इंस्टीट्यूट फॉर फॉरेस्ट प्रोडक्टिविटी MP में है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट MP में। ट्रॉपिकल फॉरेस्ट्री रिसर्च इंस्टीट्यूट MP में है। कोई एक इनकरेक्ट है और वो हो जाएगा ऑप्शन बी, इंस्टीट्यूट फॉर फॉरेस्ट्री प्रोडक्टिविटी। ठीक है, ये कहाँ है? रांची झारखंड में है, बाकी सब MP में है। ठीक है, राइट आंसर क्या होगा यहाँ पर? ऑप्शन बी। अगले प्रश्न में बताइए कौन सा कथन सही है। पहला है पशुओं के प्रति क्रूरता की रोकथाम के संपत्ति जानवरों की देखभाल और रखरखाव नियम 2017 को पशु के प्रति क्रूरता निवारण अधिनियम 1960 के अंतर्गत तैयार किया गया है। सेकंड है भारतीय पशु कल्याण बोर्ड की स्थापना वर्ष 1962 में पशुओं के प्रति क्रूरता निवारण अधिनियम 1960 की धारा 4 के तहत की गई थी। थर्ड एक वैधानिक संगठन केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का गठन सितंबर 1974 में जल प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण के लिए अधिनियम 1974 के अंतर्गत किया था। इसका सही उत्तर ऑप्शन डी, सारे करेक्ट हैं। अगला प्रश्न है पहला स्टेटमेंट, यदि किसी स्थान का अधिकतम तापमान मैदानी इलाकों में से कम 40 डिग्री सेल्सियस या उससे अधिक और पहाड़ी क्षेत्रों में कम से कम 30 डिग्री सेल्सियस या उससे अधिक तक पहुंच जाता है तो इसे हीट वेव की स्थिति मानते हैं। सेकंड है पौधे अपनी जड़ के केसों के माध्यम से मिट्टी से नाइट्रोजन को नाइट्रेट फिर नाइट्राइट के रूप में अवशोषित करते हैं, नाइट्रेट या नाइट्राइट। थर्ड है आम, ढाक, जामुन, सिरिस, खैर के पेड़ उष्ण कटिबंधीय अर्थात ट्रॉपिकल फॉरेस्ट में पाए जाते हैं। देखिए राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, पहला दूसरा करेक्ट है। ये जो मैंगो है, ढाक है, जामुन है, शिरिस है, खैर है, ये सब कहाँ पाए जाते हैं? उपोष्ण कटिबंधीय वन में पाए जाते हैं। तो इन्हें बोलते हैं हम लोग, क्या बोलेंगे? उपोष्ण कटिबंधीय को इन्हें सब ट्रॉपिकल फॉरेस्ट बोलते हैं, इसलिए ऑप्शन ए करेक्ट हो। अगला प्रश्न है, पहला स्टेटमेंट देखिए सही बताना है। अंटार्कटिक में अवस्थित भारत का पहला जो अनुसंधान केंद्र है वो दक्षिण गंगोत्री है। इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, ध्यान दीजिएगा। और जो दूसरा अनुसंधान केंद्र मैत्री है, तीसरा भारती है। ठीक है, बताइए कौन से करेक्ट है। तो इंडिया का आर्कटिक में फर्स्ट रिसर्च सेंटर था दक्षिण गंगोत्री, 1983 में स्टैब्लिश किया गया। दूसरा रिसर्च सेंटर था मैत्री 1989 में। तीसरा था भारती जो कि 2012 में इस्टेब्लिश किया गया। राइट आंसर ऑप्शन सी, तीनों करेक्ट हैं। अगला प्रश्न देखिए, सही विकल्प चुनना है। पहला है तांगुक दर्रा भारत को भूटान से जोड़ने वाला एक पहाड़ी दर्रा है जो भूटान के रखाइन राज्य में है। सेकंड है चिल्का झील भारत में सबसे बड़ी फ्रेश वाटर लेक है जो उड़ीसा राज्य के महानदी डेल्टा के दक्षिण में है।
नेक्स्ट है बृहद हिमालय तथा निम्न हिमालय के बीच लंबवत घाटी को दून बोलते हैं। और जल की उपलब्धता के आधार पर उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों को नम और शुष्क पर्णपाती वनों में विभाजित किया जाता है। तो तांगुप दर्रा किसे जोड़ता है? भारत को म्यांमार से, म्यांमार के रखाइन में है। चिल्का लेक से संबंधित कथन आपको सही दिया गया है, ठीक है। और बृहद हिमालय, देखिए दून किसके बीच है? निम्न हिमालय और शिवालिक के बीच, मिडिल हिमालय और शिवालिक के बीच, ये भी गलत है, चौथा करेक्ट है। 2 और 4 बी में दिया गया, ऑप्शन बी करेक्ट है। अगले प्रश्न पर ध्यान दीजिए, सही उत्तर बताएंगे। पहला, अवसादों से बनी सैलें जिनकी संरचना आमतौर पर परतदार होती है उन्हें अवसादी या सेडिमेंट्री रॉक्स बोलते हैं। वेगनर के अनुसार जो महाद्वीपीय स्थापन के 2 कारण हैं, ध्रुवीय और ध्रुवीय फ्लिंग बल तथा ज्वारीय बल। नेक्स्ट है, नदियों द्वारा बहाकर लाई गई महीन गाद या शिला कड़ों की वाली जो कॉप या जलोढ़ मिट्टी के निक्षेप से बना समतल भूभाग डेल्टा मैदान कहलाता है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी। पहला और दूसरा तो करेक्ट है, तीसरा गलत है, क्योंकि नदियों द्वारा बहाकर लाई गई महीन गाद या शिला कड़ों वाली जो कॉप या जलोढ़ मिट्टी होती है, इसे हम क्या बोलते हैं? समतल भूभाग का जलोढ़ मैदान कहते हैं, ठीक है, ना कि इसे हम क्या बोलेंगे? डेल्टा मैदान। ये एलुवियल प्लेन्स होते हैं। अगला प्रश्न देखिए, लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से मैच करेंगे। कुछ वाटरफॉल दिए गए हैं और उनके स्टेट, ठीक है। तो नो कलिकाई जलप्रपात, बरेही पानी, कुंचिकल और चचाई। नो कलिकाई कहाँ है? तो ये हो जाएगा मेघालय में, बरेही पानी उड़ीसा में है, ठीक है, और कुंचिकल कर्नाटक में, चचाई एमपी में है, याद रहेगा। नो कलिकाई पूर्वी खासी हिल्स में है, और जो बरेही पानी है मयूरभंज उड़ीसा में है, कुंचिकल याद कर लीजिए शिमोगा कर्नाटक में, चचाई रीवा एमपी में है। राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, 1 2 4 3। अगला प्रश्न देखिए, सही विकल्प चुनना है। तो वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत को क्या बोलते हैं? क्षोभ मंडल। गलत हो जाएगा, सबसे ऊपरी अपर मोस्ट लेयर कौन सी है? एक्सोस्फीयर है, बहिर्मंडल है। हल्की गैसें जैसे हीलियम और हाइड्रोजन है, ये एक्सोस्फीयर में तैरती रहती हैं, और अंतरिक्ष में प्रवेश करने वाला जो उल्का पिंड है वो मेसोस्फीयर में मध्यमंडल में आने पर वो जलने लगता है। तो 2 और 3 करेक्ट है, ऑप्शन बी सही होगा। अगले प्रश्न में गलत विकल्प देखेंगे कौन सा है। ऑप्शन ए, गंगा सिंधु डेल्टा में सुंदरी नामक वृक्ष पाए जाते हैं जिनसे टिकाऊ मजबूत लकड़ी प्राप्त होती है। बी है, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों की संयुक्त जलधारा को मेघना के नाम से जाना जाता है। सी है, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और केरल की लाल लेटेराइट मृदाएं काजू की फसल के लिए अत्यधिक उपयुक्त हैं, या फिर इनमें से कोई नहीं। इसमें से जो गलत है वो ऑप्शन ए है। गंगा ब्रह्मपुत्र जो डेल्टा है ये सुंदरी नामक यहाँ पर वृक्ष मिलेंगे। सुंदरबन डेल्टा आप जानते हैं टिकाऊ मजबूत लकड़ी होती है, मैंग्रोव्स होते हैं। तो ये गंगा सिंधु का डेल्टा कहाँ जाएगा? ये तो गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा होगा। 128 क्वेश्चन है। ऑप्शन ए है, तीस्ता नदी जल विवाद भारत और बांग्लादेश के मध्य, गलत बताना है, ठीक है। बी है, अंडमान और निकोबार की जो राजधानी पोर्ट ब्लेयर प्रसिद्ध सेलुलर जेल जो दक्षिण अंडमान द्वीप है उस पर स्थित है। और संकोच नदी सिक्किम तथा पश्चिम बंगाल की सीमा बनाती है, और बुक्सा जनजाति राजपूत वंश से है। तो ये जो संकोच नदी है असम और पश्चिम बंगाल की सीमा बनाती है, ना कि सिक्किम के साथ। अगला प्रश्न देखिए, सही विकल्प चुनना है। ऑप्शन ए है, धान की एक किस्म है गोल्डन राइस, इसमें विटामिन ए सर्वाधिक मात्रा में होता है। सेकंड है, 1997 में विकसित हुई PHV 71 चावल की एक हाइब्रिड वेराइटी है। नेक्स्ट है, संयुक्त राष्ट्र संघ ने 2004 को अंतर्राष्ट्रीय चावल वर्ष के रूप में मनाया था। और फोर्थ है, DRR 45, ये उच्च विटामिन ए अनाज सामग्री के साथ पहली फोर्टिफाइड बायोफोर्टिफाइड चावल की एक उच्च उपज वाली किस्म है। यहाँ पर देखिए फोर्थ स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, बाकी सही है। ऑप्शन बी सही होगा। क्यों? क्योंकि ये जो DRR 45 है ये इसमें हाई रेशियो में जिंक मिलता है, तो उच्च जिंक के साथ पहली बायोफोर्टिफाइड चावल की उपज देने वाली किस्म है। अगला प्रश्न, सही विकल्प बताना है। तो यूपी का सबसे उत्तरी जिला शामली दिया गया है और हिमाचल प्रदेश के साथ सीमा साझा करता है। सबसे उत्तरी कौन सा है? सहारनपुर होगा। सबसे दक्षिणी सहारनपुर है जो छत्तीसगढ़ राज्य के साथ सीमा साझा करता है। छत्तीसगढ़ के साथ सोनभद्र बनाता है, जो कि सबसे दक्षिणी जिला है। फिर यूपी का जो सबसे पूर्वी जिला है वो बलिया है और बिहार के साथ सीमा साझा करता है। सही उत्तर मिल गया। और यूपी का जो पश्चिमी जिला है वो शामली है, ना कि सोनभद्र है, हरियाणा के साथ सीमा साझा करता है। अगले प्रश्न में सही विकल्प बताइए। पहला, सिंधु नदी को तिब्बत में सिंगी खम्बन या शेरमुख कहा जाता है। सही है। दूसरा कथन है, महानदी गंगा नदी की सबसे पश्चिमी और सबसे लंबी सहायक नदी है। तो महानदी आपने पेनिनसुलर रिवर्स में पढ़ा है, प्रायद्वीपीय नदियों में गंगा की सहायक नदी नहीं है। यमुना गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी है, जो कि
सबसे पश्चिमी नदी है, गलत हो गया। ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत में 4555 मीटर की ऊंचाई पर मानसरोवर के निकट राक्षस ताल से निकलती है, जहां पर इसे लांगचन खम्बम के नाम से जानते हैं। ये लांगचन खम्बम कौन सी है? ये सतलज नदी है, ना कि ब्रह्मपुत्र नदी। सही उत्तर यहाँ पर केवल एक है, ऑप्शन यहाँ पर ए करेक्ट है। कुछ डैम्स दिए गए हैं और उन प्रोजेक्ट को उनकी रिवर से मैच करना है, लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से। तिलैया बांध, तुलबुल, रानी लक्ष्मीबाई, संजय सरोवर किस नदी पर है? झेलम, बेतवा, बराकर और वेनगंगा। मैच करते हैं, ठीक है, एक करके देखते जाइए। तो सबसे पहले तिलैया बांध कहाँ पर है? बराकर नदी पर है, ठीक है, झारखंड में। तुलबुल जम्मू कश्मीर में, झेलम नदी पर। रानी लक्ष्मीबाई बेतवा नदी पर है, ठीक है, बेतवा नदी यूपी। और एमपी में संजय सरोवर बांध वेनगंगा नदी पर। सही उत्तर ए का 3, बी का 1, सी का 2 और डी का 4 है। 133 क्वेश्चन है, करेक्ट ऑप्शन चूज करिए। पहला कोको स्टेट तो उत्तरी अंडमान द्वीप में अवस्थित है, जो अंडमान को म्यांमार के कोको द्वीप से अलग करता है। सही कथन है। आप सेंसस के अकॉर्डिंग बताना है कि अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, पुदुचेरी की कोई अनुसूचित जनजाति, पुदुचेरी में कोई अनुसूचित जाति अर्थात शेड्यूल कास्ट नहीं है, ठीक है। तो ये देखिए स्टेटमेंट हमें गलत दिया गया है। तो यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश है, नागालैंड है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह है और लक्षद्वीप होगा, ना कि पुदुचेरी, जहाँ पर एससीज नहीं है, ठीक है। जौनसारी जनजाति को स्थानीय रूप से बनरैत के नाम से भी जानते हैं, क्या ये सही है? तो राजी जनजाति को बनरैत बोलते हैं, ना कि जौनसारी को। 6 डिग्री चैनल दिया गया है ग्रेट निकोबार को, तो ये जो ग्रेट निकोबार द्वीप है इसको सुमात्रा द्वीप से अलग करता है। तो देखिए ये सही हो जाएगा, 1 और 4 करेक्ट, ऑप्शन बी सही होगा। 134 क्वेश्चन है, इनकरेक्ट ऑप्शन चूज करना है। ऑप्शन ए देखिए क्या है, पूर्व की ओर बहने वाली अधिकांश नदियां बे ऑफ बंगाल में गिरने से पहले डेल्टा बनाती हैं। सही हो जाएगा। पापागायो एक प्रकार की ठंडी स्थानीय पवन है जो मैक्सिको के तट पर बहती है, बिल्कुल करेक्ट। और उत्तर पश्चिमी हिमालय, कश्मीर हिमालय करेवा के लिए फेमस है, जहाँ पर केसर की एक स्थानीय किस्म जाफरान की खेती करते हैं। फिर दिया गया है जो प्रसिद्ध कश्मीर घाटी और वुलर झील है, ये वृहद हिमालय और पीर पंजाल के बीच है, तो ये गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या होगा, तो वृहद हिमालय और पीर पंजाल के बीच एक विश्व प्रसिद्ध कश्मीर घाटी और डल लेक है, ऑप्शन डी सही उत्तर होगा। 135 क्वेश्चन है, पहला ऑप्शन है प्रशांत महासागर में स्थित टोंगा द्वीप और हिंद महासागर में स्थित मॉरिशस द्वीप एक ही अक्षांश 20 डिग्री साउथ पर स्थित है। म्यांमार को स्पर्श करने वाले राज्यों में से मणिपुर म्यांमार के साथ सबसे छोटी सीमा साझा करता है और लूनी नदी राजस्थान के बांगर क्षेत्र और थार मरुस्थल से होते हुए गुजरात के कच्छ के रण में मिल जाती है। ऑप्शन डी इनमें से कोई भी गलत नहीं है। तो यहाँ पर गलत तो दिया गया है कि स्टेटमेंट कौन सा हो जाएगा, ये म्यांमार को स्पर्श करने वाला। क्यों गलत होगा, तो म्यांमार के साथ जो इंडिया है वो 1643 किलोमीटर लंबी सीमा साझा करता है, जिसमें सबसे ज़्यादा अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और सबसे कम मिजोरम करता है, इसलिए ये गलत हो गया। अगला प्रश्न देखिए, देश की पहली नदी झील लिंकेज परियोजना वर्ष 2005 में एमपी के बुंदेलखंड क्षेत्र के केन बेतवा नदी लिंक के रूप में शुरू की गई थी। सेकंड है पंचेश्वर बहुउद्देशीय परियोजना भारत और भूटान की एक संयुक्त परियोजना है। तो ये जो पंचेश्वर है ये भारत और नेपाल की है, भूटान की नहीं है, ऑप्शन ए करेक्ट है। अगला प्रश्न देखिए, सही उत्तर बताना है। पहला स्टेटमेंट है देश में मैग्नीज अयस्क का सबसे बड़ा भंडार उड़ीसा में है, जबकि सबसे बड़ा मैग्नीज उत्पादक राज्य एमपी है। और तांबे के प्रोडक्शन में लगभग 21% उत्पादन झारखंड में होता है और राज्य का सिंहभूम जिला तांबा का प्रमुख उत्पादक है। एमपी के मलाज खंड की बालाघाट खदानें देश के कुल तांबा उत्पादन का लगभग 46% प्रोड्यूस करती हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, तीनों स्टेटमेंट करेक्ट हैं। अगले प्रश्न में गलत विकल्प चुनना है। ऑप्शन ए कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार टुंड्रा जलवायु के लिए कोड यूज करते हैं ईटी का उपयोग, और आंध्र प्रदेश की जो विधायी राजधानी है वो अमरावती है। सी केंद्र शासित प्रदेश पुदुचेरी का कराईकल जिला केरल राज्य से घिरा है, और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो पुदुचेरी का जो माहे जिला है वो केरल राज्य से घिरा है, ना कि कराईकल। कराईकल पुदुचेरी का जो कराईकल है और पुदुचेरी ये दोनों जिले तमिलनाडु राज्य से घिरे हैं, और जो यनम है वो आंध्र प्रदेश राज्य से। आज के सेट के जीएस के लास्ट के 2 क्वेश्चन बचे हुए हैं, इनको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो निम्नलिखित पहाड़ियों में उन पहाड़ियों का चयन करें जहां गोंड जनजाति मुख्य रूप से निवास करती है। सिवराय पहाड़ियाँ, अनामलाई, जवादी और गढ़जात की पहाड़ियाँ।
तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, गड़जात की पहाड़ियों पर गोंड जनजाति निवास करती है। ठीक है, राइट आंसर क्या हो जाएगा? गड़जात। उड़ीसा राज्य में स्थित है गड़जात की पहाड़ियाँ। शिवराय पहाड़ियाँ तमिलनाडु के सलेम कस्बे के पास फैली हुई हैं और ये केरल तमिलनाडु की जो राज्य की सीमा है अन्नामलाई पहाड़ियाँ उनके पास स्थित हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे जो जवादी हिल्स हैं ये तमिलनाडु राज्य के उत्तरी अर्काड जिले में स्थित है। नेक्स्ट आपको दी गई अन्नामलाई मैंने बता दिया केरल और तमिलनाडु राज्य की सीमा पर। शिवराय कहाँ पर है? तमिलनाडु के सलेम कस्बे के पास। ठीक है, 140वां प्रश्न है सही विकल्प चुनना है। तो इंटीग्रल कोच फैक्ट्री कहाँ है? वाराणसी में दी गई है। और फिर है चितरंजन लोकोमोटिव वर्क्स, ये कहाँ है? बर्धमान में। भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड चेन्नई, डीजल लोकोमोटिव वर्क्स बेंगलुरु। तो ये करेक्ट है, वो है ऑप्शन बी, चितरंजन लोकोमोटिव वर्क्स वर्धमान में है, वर्धमान वेस्ट बंगाल। इंटीग्रल कोच फैक्ट्री कहाँ है? पेरम्बूर चेन्नई तमिलनाडु में। ठीक है, चेन्नई कर लीजिए। भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड बेंगलुरु कर्नाटक में है और डीजल लोकोमोटिव वर्क्स वाराणसी यूपी में है। तो ये आज के क्वेश्चन कंप्लीट हुए। आई होप आपको समझ में आए होंगे। किसी भी क्वेश्चन में डाउट है तो प्लीज क्वेश्चन नंबर के साथ आप कमेंट कीजिए, मैं उसको अगली क्लास में इंक्लूड कर लूंगी या फिर आपको कमेंट के जरिए से उसका आंसर मिल जाएगा। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक करना मत भूलिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अभी तक नहीं किया है, और कोशिश कीजिए अगर आप जो क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं उसको पॉज करके वीडियो अपने आंसर भी देखिए कि आपका क्या स्कोर बन रहा है। वीडियो हेल्पफुल रहा तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, आगे भी आपको वीडियोस के नोटिफिकेशन आसानी से फिर मिलते रहेंगे बेल आइकन प्रेस करने पर। और ये जो जितने भी टेस्ट है वो मैंने प्लेलिस्ट में ऐड कर दिए हैं, आप उनको देखते रहिए। ठीक है, रिवीजन भी कर पाएंगे। कल हिंदी का टेस्ट हो जाएगा, इनकी PDF आपको परचेज करनी है या फिर आपको पेड कोर्स ज्वाइन करना है RO के लिए। खासकर जो बच्चे इसको अच्छे से टारगेट कर रहे हैं और कहीं कमी लग रही है तो अभी भी समय है, कोर्स ज्वाइन कर लीजिए। तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर मैंने प्रोवाइड किया, उन पर कॉल या मैसेज कीजिए। व्हाट्सएप मैसेज से भी और कॉल से भी आपको जानकारी दे दी जाएगी। अदर कोई इन्फॉर्मेशन कोर्स से रिलेटेड अदर कोर्स की भी उन्हीं नंबर्स पे मिलेगी। मैं मिलती हूँ ऐसे ही मॉक टेस्ट के साथ अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।